आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया ना मैडम, मनीषा मैडम? हाँ सर, जैसे भी आता है तो विधा वो त्रिदोष पद्धति से तो करते थे। थोड़ा थोड़ा ये भी शुरू किया है। गिरिज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, गिरिज ज्यादा यूज करती हम्म। पहले प्रैक्टिस करते थे ना आप, मतलब? हूँ। हाँ हाँ, आयुर्वेद का भी मिक्स तो था, एलोपैथी था पहले शुरू में। हम्म। बोलो आज रैंडम क्वेरीज लेना है हम लोग को। महेश सर क्या फंक्शन में है क्या? नहीं, क्लिनिक लेता है। नाही वाह, क्लिनिक मध्ये। वाह, देखो उनका क्लिनिक देखो जरा। बढ़िया आहे. सर आज आपल्याला रॅन्डम क्वेरीज घ्यायच्या आहेत ना. सीमा, ओके. अमृताजी, सर तुम्हाला काय डाऊट आहे पांचवतिक बद्दल? डाऊट आहे का की रन होते किंवा होते ट्रीट? नाही तर सध्या मी अंडरस्टँड करतोय, कारण पंचभौतिकचा मला अगोदर काही अनुभव नाहीये जास्त. ओके, हो. पण कळतंय म्हणजे. बरं. प्रियदर्शनी जी, बेसिक क्वेरीज हम लोग ले सकते हैं और केस डिस्कशन भी कर सकते हैं आज. गुप्तेश्वर जी, आपका कौन सा नमस्ते ये लेक्चर कितना अटेंड किया आपने अपना? सर। मैं अप्रैल में से ज्वाइन किया सर। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू कर रहे हो? जी ओके, आपको कुछ डाउट रहेगा तो पूछो. जी। पूछो पूछो, है यही इसके लिए रखा है आज का टाइम. सर ये एक क्वेश्चन था, हाँ, सिस्ट का कैसे सोचने का, स्प्लेनिक सिस्ट हो या ये तो कौन सा? स्प्लीन में सिस्ट, फैटी स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन में ना? फैटी। हाँ हाँ. जी। सिस्ट क्या रहता है ना, सिस्ट का डेफिनेशन पहले समझ लो. फोर वॉल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एट सिस्ट इन मेडिकल. ठीक है, मतलब पार्थिवता है. अब उस सिस्ट में अगर पाक हो रहा है उसका, तो आपको तेज माबूद की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. जैसा हीमोरेजिक वगैरह सिस्ट रहता है वो मोस्टली निकल जाता है, ओरियन हीमोरेजिक जो सिस्ट रहता है. बट अगर उसमें पाक हो रहा है या कठिनता है, तो आपको फिर पृथ्वी महाभूत मतलब तेज बढ़ाने की ट्रीटमेंट देनी होगी. और उस सिस्ट को पहले समझना होगा. साथ में हेवीनेस बता रहा है पेशेंट, लेफ्ट साइड में ये फ्लैंक्स में अगर हेवीनेस है तो वरंगक देना पड़ेगा, ऐसा. तो वैसे सोचो कहाँ पे है, लोकेशन क्या है. अभी ये यकृत लिया शोणित जो है, कैसा है ना, एक आपने ये सिस्ट लिखा, स्थान लिखना है, बराबर. स्थान का वो अगर अवयव रहेगा तो उसका ये लिखना है आपको, क्या उत्पत्ति लिखनी है. उत्पत्ति से क्लियर कट आइडिया आ जाता है आपको कि एग्जैक्टली क्या करना है. ठीक है, मतलब कैसे अप्रोच करना है. बाद में वो कहाँ पे है, जैसे स्थान हो गया, स्थान तो फ्लैंक्स में बाबा, तो अवयव है तो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग को प्लीहा की चिकित्सा करनी है. राइट हैंड साइड में रहेगा, राइट हाफ में रहेगा, तो फिर हम लोग को यकृत की ओर ध्यान देना है, ऐसे. समझ में अच्छा, आया? और फैटी लिवर में सिर्फ चातुर्थक शुरू करके होगा क्या, या फिर ये भी फल देना पड़ेगा वहाँ पे, कुमारी हो या फल हो. अब फैटी लिवर के साथ ओबेसिटी रहेगा, हाँ जी। और बहुत सालों से ओबेसिटी, मतलब वो बोल रही है कि मैं मतलब महाराष्ट्र में कैसे बोलते हैं, शादी के टाइम में एकदम पतली थी, मतलब चवळीची शेंग अशी होती डॉक्टर. सेकेंड और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ना चालू हो गया, ऐसा. तो अभी तो उतना ही है, अब वो कांस्टेंट कांस्टेंट है. ऐसे समय पे आरोग्यवर्धिनी के बारे में भी सोच सकते हो सप्तभावित कुट, क्योंकि ये पेशेंट अवरोधजन्य रहते हैं. जिनका वेट बढ़ते रहता है ना, वो अवरोधजन्य संप्रप्ति मोस्टली रहती है, ऐसा. ठीक है. सर शयात्मक में कैसे सोचेंगे, शयात्मक संपत्ति है इसमें, जैसे शयात्मक अवरोधजन्य के बजाय शयात्मक संप्राप्ति है, तो फिर कैसे सोचेंगे? तो उष्णता की ट्रीटमेंट देनी है, सिंपल. बट फैटी लिवर आता है मतलब कि आपके अग्नि के ऊपर ही आवरण आ रहा है. पाचन यस। जो अग्नि संस्थान है अपना यकृत प्लीहा और मूत्रपिंड का, उसका पहला द्वार तो क्लोज कर दिया ना अवरोध की वजह से. गर्दी वहाँ पे ही है, तो उस गर्दी को पहले हटाना पड़ेगा सबसे पहले. तो फल, फल त्रिकाधिक वात हो, कुमारी हो, ताम्र,
या ये अपना आरोग्यवर्धी जैसे मेडिसिन देने पड़ेंगे। जैसा उसका एसोसिएटेड कंप्लेंट क्या है, ग्रथित मल प्रवृत्ति भी है, सॉरी ग्रथित रज प्रवृत्ति भी है, तो कुमारी विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। ऐसा अच्छा, अगर मेल पेशेंट में कैसे सोचना? बाकी तो कोई कंप्लेंट्स नहीं, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये सब नहीं है, वेट भी ज्यादा नहीं, फिर कैसे सोचना है? देखो क्या होता है ना, फैटी लिवर को हम लोग मतलब मैं पहले बहुत लाइटली लेता था, कम से कम 4 साल पहले तक, प्रैक्टिस के शुरुआत के 4 साल। बट मेरे एक दोस्त ने बताया, जस्ट ऐसे हल्के में जैसे डिस्कशन हो रहा है अभी हम लोग का, उसने बोला कि अरे बहुत डेंजर रहता है वो फैटी लीवर, मैंने पेशेंट कन्वर्ट होते हुए देखे। तो बोला अब वो बात वहीं पे छिट रुक गई। बाद में मैं फिर सोचने लगी, इसके लिए मैंने ढूंढा, मैं इतना देखा नहीं था तब तक। फैटी लीवर इज कन्वर्टेड धीरे धीरे, वो सिरोसिस की तरफ लेके जाता है आपको, यस सर। थर्ड फोर्थ स्टेप में, ऐसा है। तो मतलब फंक्शनैलिटी उसकी हैम्पर हो रही है। तो सर ये रिवर्सिबल है? हाँ रिवर्सिबल है क्या? फैटी लिवर? हाँ होता है ना, अरे बोनस में हो रहा है वो, हम लोग उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं बराबर। 2 फाइब्रॉइड के पेशेंट में बोनस में हम लोग का ये मिला, और ये गॉल ब्लैडर स्टोन, मतलब वो कुछ नहीं था, मतलब हम लोग ने उसको फोकस नहीं किया था करेक्ट फैटी लिवर को, बट वो बोनस में क्लियर आ गया, हार्डली कितना 1.5 मंथ में क्लियर आ गया, रिवर्स हो गया ऐसा। चॉकलेट सिस्ट भी रहता है वहाँ पे या इसमें, मतलब हम लोग को जो डेड बॉडी आया था इसमें फर्स्ट ईयर में, उसको ये था, तब मैंने सच्ची में उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं या चॉकलेट अपीयरेंस उसके ऊपर था पूरा लीवर के ऊपर। तो हम लोग को पूछते हैं ना फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन के टाइम, एंड ऑफ द ये क्या बोलते हैं डिसेक्शन, कि बाबा इसका कॉज ऑफ डेथ क्या रहेगा, तब इतने बातें समझ में नहीं आती थी। चॉकलेट मतलब वही है कि नाम से ही चलो वो छोड़ दो कि समझ रहा है कि नहीं, बट पृथ्वी महाभूति ही है ना चॉकलेट, मतलब ऐसा है, मधुर रसात्मक है ऐसा। तो एक इन जनरल वो चॉकलेट जैसा नहीं लगेगा, बट अपीयरेंस वाइज में बता, तो आपका सर फंक्शन नहीं होना चाहिए। सरगुण कहीं पे भी ब्लॉक हो रहा है तो आपको पुरुष से पता चलने वाला है, ये ध्यान में रखो। पुरुष इज ओनली द क्राइटेरिया, या बाकी के जितने भी मल है, कान का हो या यहाँ का हो, नासा का हो, अगर वो नहीं बाहर आ रहा है आपका, आपको बार बार सुबह उठकर ये करना पड़ रहा है, दैट इज थिंक टू थिंक, ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है। आज ही मतलब अपने भूषण सर है ना, ये मेन पंचौतिक वाले जो केसेस डालते हैं, उन्होंने डैक्रियोस, उनके पास एक पेशेंट है, एक अभी उसका बच्चा 9 साल का है शायद, बट करियर ओरिएंटेड थी, तो मॉर्निंग में ही फ़ोन हुआ है आज उनका, तो करियर ओरिएंटेड थी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अम, ये बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है, उनकी पेशेंट, तो फिर लेने के बाद ऐसा हुआ कि एक समय आया कि अभी वो ट्रीट ही नहीं, और उसको ऑपरेट करने के लिए बोला। सिस्टाइटिस जो है यहाँ पे पता है ना, डायक्रियोसिस्टाइटिस सबको 3rd ईयर में था, देखो यहाँ पे पानी वगैरह आता है, यहाँ से ट्रैक्स फॉर्म हो जाता है नाक की तरफ, हाँ डैक्रियोसिस्टाइटिस बोलते हैं उसको, या नाड़ी वरण बोल दो, बट इसमें पस फॉर्मेशन होता है, सिर्फ पानी आता है, इन्फेक्शंस नहीं रहता ये, बट ये तकलीफ देता है, बार बार दर्द होता है यहाँ ये रीजन में। तो उनको मैंने क्या पूछा था, स्पेसिफिक कुछ हिस्ट्री है क्या, ऐसा कुछ स्ट्रेस वगैरह, बोले जॉब का तो स्ट्रेस है, तो बोले बट उन्होंने क्या बोला जाते जाते, नहीं सर बट वो उसने क्या मुझे बोला कि, मतलब पेशेंट है, उनको क्या बोला कि मतलब ये कंसीव जब हुआ, मतलब कंसीव जब हुआ तब उनको अवॉइड करना था, उनका प्रमोशन वगैरह कुछ था, ड्यू था, तो बट घर वालों ने मना किया ये सब चीज़ें, और हस्बैंड ने भी ये, तो वो घुट घुट कर रोती थी, और 3 या 4 साल कुछ किया नहीं। तो अश्रुवेगावरोधजन्य ये है, देखो चरक सूत्र स्थान 7 में, ठीक है, रुद्यम मनसाम प्रियम कथा, प्रियम कथा बोले, मध्यम भी बोले, तो हम लोग ने अभी मध्य तो दे नहीं सकते बराबर, फीमेल पेशेंट है, राक्षस को सजेस्ट कर सकते हैं, बल्य भी है, अनुलोमक भी है, तर्पण भी करेगा, तीनों चीज़ें करेगा, और फीमेल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये ऐसे हम लोग, या उनको बोला कि मोटिवेशनल आपको वीडियोस भेजना पड़ेगा उस पेशेंट को, अफर्मेशंस के हो या बाकी की चीज़,
क्योंकि जो अभी अद्रव्य चिकित्सा है अश्रुवेगा और जन्य इसकी डैक्रोसिस्टाइटिस की, जटा देने के बाद 2 दिन उनको अच्छा लगा, फिर बोले कि आदत सी लग गई है और तीसरे दिन फिर से निद्रानाश निद्राल्पता स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा ग्रंथ भी क्या बोलता है वो देखना पड़ेगा। वेगा और जन्य चिकित्सा है ना, वो आपका मेन बेस है ट्रीटमेंट का, पांचभौतिक का हो या आयुर्वेदिक का हो, समझ में आया ना। उसके बिना मेहत्रे सर है ना, बालकृष्ण मेहत्रे सर पुणे के, वो हमेशा क्या बोलते हैं 3-13 आयुर्वेद के 3-13 मतलब क्या, तीसरा अध्याय इसका अपना वाग्भट सूत्र स्थान का और 13वां अध्याय 3-13 मराठी में क्या बोलते हैं 3-13 वाजवले। मतलब अगर आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है तो आपको 3 और 13 ये चैप्टर्स रटने पड़ेंगे अच्छे से और समझने पड़ेंगे बाद में। तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ केस है डैक्रोसिस्टाइटिस का। तो उनको मैंने क्या बोला, आप टच में रहो, सिर्फ वो पेशेंट के सिर्फ टच में रहो, बिकॉज शैलेश माली जी सर ने भी लिखा है, देखो उनके बुक में, ऐसे पेशेंट में ना यथार्थ प्रकाश की कमी रहती है, यथार्थ ज्ञान की, उनको सही और गलत नहीं समझता। अभी वो वही पकड़ के बैठेगी, वही विचारों में रहेगी, स्टक है ना वो अवरोधात्मक संप्रति, तो फिर उसका उससे बाहर निकलना है तो कॉन्स्टेंटली बात करना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना डोक्यात प्रकाश पडला, है ना, बोलते ना ऐसे, मराठी में बोलते कि डोक्यात प्रकाश पडला, मतलब क्या, लाइट, मतलब उसको सच क्या है वो बताना पड़ेगा कि उस टाइम तेरा एज था तो बच्चा बराबर टाइम पे कंसीव हुआ है वगैरह वगैरह, उसको समझाएंगे तो बराबर ये होगी, फिर वो आश्रू होएगा और वो जन्य चिकित्सा हो जाएगी ग्रंथ के अनुसार। समझ में आ रहा ऐसा। ये तो ठीक है, आज का ही है ताज़ा, अभी तो उसका फीडबैक आएगा अपने के पास। शैला मैडम है क्या, शैला मैडम यहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं हुआ है ना, बोलो और कुछ है क्वेरी, सर बोलो। सर जो हरलू और हम स्वा देते हैं, ये मतलब क्षार और अम्ल जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाल के किसमें हरलू देना है और किसमें स्वा देना है, वो वो हर डिजीज में अप्लाई कर सकते हैं क्या आई डिसीज, सर? हाँ डिसीज का क्या, नहीं सर, हर डिजीज मतलब जो भी डिजीज आया उसमें हम जब उनका मंथ ऑफ बर्थ देख के हम लोग क्षार और अम्ल उनको क्लासिफाई करके, जैसे हरलू और स्वा देते हैं मूत्र विकार में, ऐसे बाकी डिजीज में मान लीजिए कोई स्किन डिजीज आया या श्वास आया, उसमें भी उसका डेट ऑफ बर्थ का जो 7 मंथ आप बोले थे ये यूट्यूब में आपका, उसको ऐसे करके वो कौन सा क्षार में आएगा, कौन सा ये अम्ल में आएगा, उसी हिसाब से बाकी हम कौन से में उसको अपोजिट देंगे, ऐसे कर सकते हैं क्या यस यस कर सकते ना, वैसे ही करना है। सर? उसके बारे में थोड़ा सा और एक बार बता दीजिए सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, मतलब कैसे कैलकुलेट करना है 7 मंथ या ऐसा जो रहता है उसी। 7 मंथ का, हाँ सर। 7 मंथ में 7 मंथ ऐड करने हैं आपको। सर और एक बार सर, नहीं आया आवाज। 7th मंथ का कंसेप्शन रहेगा तो 7 महीने ऐड करो उसमें। मैं क्या बोला समझ में आया, 9 महीने रहेगा, मतलब ये नॉर्मल डिलीवरी रहेगा उसका या सीजेरियन रहेगा जो भी, 9th मंथ है तो उसमें हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं ना आगे, 5 ऐड कर दो ना, जो भी बर्थ मंथ रहेगा उसमें 5 महीने ऐड कर रहे हैं हम लोग रक्त धातु फाइंड जी आउट करने के लिए। जी अब 7th मंथ है मतलब उसका सिर्फ शुक्र धातु तक ही तैयार हो रहा है या हुआ भी है कि नहीं पता नहीं, तो उसको अड़चना नहीं हो क्योंकि ओज फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है उसमें 7 मंथ प्रेगनेंसी मतलब, या जो महीने में होगा वो रस रक्त मांस अस्थि सॉरी मेद अस्थि मज्जा शुक्र उसके अनुसार रहेगा बराबर। तो वो आपके पेशेंट में जो भी आएगा पेशेंट आपके पास उसमें वो धातु की असारता रहेगी। समझ में आया बात, वो टॉप क्वालिटी मटेरियल नहीं बनेगा उसका क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है बच्चा। ऐसा 7 महीने में वाइंड अप नहीं होते, मतलब ऐसा शुक्र वगैरह तैयार होगा ऐसा नहीं, वो महीने में ही जो जैसा गर्भोत्पत्ति बताई है, गर्भ शारीर बताया वो वैसे ही उत्पन्न होगा। और जो उत्पन्न होने वाले थे इसीलिए तो बोलते हैं ना कि 7th मंथ बेबी मतलब ये जो अर्ली प्रेगनेंसी रहती है तो वो ज़रा रिस्क रहता है उसमें बच्चे का, या इम्यूनिटी वीक रहती है। इम्यूनिटी मतलब ओजी पकड़ लो अभी फिलहाल ना,
तो उसमें जो 7 मंथ का है उसमें 5 महीने ऐड मत करो, उसमें 7 करना पड़ेगा आपको। मतलब वो आएगा आगे का, वो जो 2nd मंथ का रक्त धातु मिलेगा आपको, समझा? जिस जिस इतने महीने हैं ना, उतना आपको ये करना पड़ेगा, मतलब आगे आगे करना पड़ेगा। सपोज 8 मंथ प्रेगनेंस है तो 6 महीने ऐड करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट दैट रक्त धातु, क्योंकि रक्त धातु के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट अपना ये है डिपेंडेबल। जिस ये रक्त धातु, दृष्टि, त्वक विकार, इस पे थोड़ा बताइए ना। रक्त धातु, अरे वही तो टॉपिक चालू है ना अपना अभी। त्वक विकार, उससे वो हाँ, कैसे? देखो पिंकिश आपको कलर मिलेगा ना कहीं पे भी, वो हिमेंजियोमा हो। अब देखो आपको ना बहुत सारे मस्से मिलते हैं, देखो कुछ खास करके जो गोरे पेशेंट रहते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर टू वाइट कॉम्प्लेक्शन के, तो उनके ऊपर देखो आपको कभी कभी बहुत सारे मस्से मिलते हैं, बट दैट इज रेडिश कलर, उसमें पित्त प्राधान्यता रहती है, उसको खुजली वगैरह उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मस्से ही रहते हैं, और वो ब्लैकिश कलर के नहीं रहते हैं, रेडिश कलर के रहते हैं। या हीमेंजियोमा जैसा ब्रॉड बेस रहता है, मस्सों का कैसा रहता है, बेस शॉर्ट रहता है मोस्टली, और फिर ऊपर प्रोलिफरेशन रहता है ऐसा, हाँ, जैसा पेड़ रहता है। और इनका जो हीमेंजियोमा का रहता है वो बेस मोस्टली ब्रॉड रहता है, ऐसा डोम शेप रहते हैं वो, और चपटे रहते हैं। तो उस समय या एक्जिमा हो या सेल्यूलाइटिस हो, या अभी उसका फोटो तो आज नहीं, एलिफेंट या मतलब ये श्लीपत की पेशेंट चालू है अभी फिलहाल क्लिनिक में, मतलब उसको एक्जिमा बताया था, खोपोली में एडमिट थी पेशेंट, ये माधोबाग या दूध पापेश्वर में शायद उनका हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो मुझे पता नहीं उन्होंने डायग्नोस क्यों नहीं किया, बट बायलैटरल उसको ये है, ठीक है, स्लीपर। तो ऐसे कंडीशन, मतलब उन्होंने एक्जिमा करके ट्रीट करे थे, हम लोग का रक्त धातु और त्वचा विकार चालू। तो कहीं पे भी आपको लग रहा है कि जीवन कर्म बराबर नहीं हुआ, और तो उस समय आपको मतलब रक्तपाचक देह की विद्रुम किट देना है, ये सोच में है ना। अभी रुक्षता, अभी सपोज ड्राई एक्जिमा रहेगा, एक्जिमा हो या सोराइसिस, पहले क्या सोचना है, कुष्ठ, ठीक है। कुष्ठ में क्या बताया, 6 महीने में रक्तमोक्षण, और ये वमन विरेचन रिपीटेडली करना है, संशोधन रिपीटेड करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता हम लोग को क्लिनिक में। महेश सर करते रहेंगे, उनका क्लिनिक एकदम बढ़िया दिख रहा है मुझे, एकदम क्या इंटीरियर है खतरनाक, हाँ। तो उनके मतलब पूना में करता है ऐसे प्रैक्टिस, या केरल में भी एक जगह पे करते हैं, मतलब तीसरे दिन वमन चौथे दिन विरेचन, ऐसे भी करके विचर्चिका को ट्रीट करते हैं, ये देखा है, ओके, करते हैं लोग। तो ऐसे समय पे जब भी त्वचा और त्वक विकार और रक्त दुष्टि आती है या रक्त धातु के इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, पिंकिश टू रेड कलर अगर दिख रहा है आपको, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी फर्स्ट रक्तमोक्षण, ठीक है, पहला रक्तमोक्षण करना। आप देखो श्लीपत जैसे पेशेंट, श्लीपत का भी पेशेंट में देखो आप, चरक चिकित्सा 12 में देखो, वहाँ पे क्या लिखा है, रक्तमोक्षण लिखा है। और अभी वहाँ पे दुष्टि है लसिका की, क्योंकि देखो पानी निकलते रहता है हमेशा उसमें से, और पेशेंट है ना एकदम पक जाता है, क्योंकि ये तीसरा पेशेंट अभी है श्लीपत का, इतने 7 साल में सिर्फ तीसरा पेशेंट है, बट क्योंकि ये रिपीटेडली आते नहीं हमारे पास, गांव साइड मिल सकते हैं या कोस्टल रीजन्स में। तो ये क्या है कि वहाँ पे भी रक्तमोक्षण बोला है, और ये सर्षपलेपनम बोला है चरक चिकित्सा स्थान 12 में, श्वेतूर चिकित्सालय में। तो अभी उसकी भी स्किन अभी देखा ना कैसा एकदम रफ हो गई थी, बट अभी देखेंगे तो क्लीन वुंड है, सॉरी क्लीन है। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि पिंकिश टू रेडिश कलर है या टिंज है, वहाँ पे आपको रक्तमोक्षण, फिर बाद में अगर कुष्ठ जैसे संप्रप्ति रहेगी तो 10 और 2 बजे पटोल देना पड़ेगा, ठीक है, कुष्ठ की संप्रप्ति। और सपोज विसर्प जैसा कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये करना है, क्योंकि वो स्किन के ऊपर आता है, इसके लिए मैंने विसर्प का उल्लेख किया है, त्वक विकार में नहीं आता। तो ऐसे ऐसे सोच सकते हो आप। पाचन कब करना है वो इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, और कितना करना है, व्यानुदान देना है या 10-2 बजे देना है? क्रॉनिक रहेगा तो व्यानुदान देंगे कि 10-2 बजे देंगे? अभी आपके पास पेशेंट ले रहा है बहुत दिनों से ट्रीटमेंट, एंड देन यू कम टू नो कि जो हम लोग का लास्ट लेक्चर का एक श्लोक था कि बाबा शीत उष्ण भी चिकित्सा कर ली, पंचकर्म कर लिया, बट वो जा नहीं रहा है, तो अब 10-2 बजे देंगे कि व्यानुदान में देंगे? क्या करेंगे आप? और वो प्योरली रक्त दुष्टि है, पकड़ लो, ऐसा स्किन डिसीज है जो पिंकिश रेडिश कलर का है। आप 10 और 2 बजे देंगे, क्रॉनिक है हाँ, बट मतलब 4 साल हो गए, 5 साल क्रीम वगैरह लगाता था या ट्रीटमेंट लिया ही नहीं आयुर्वेद का, बट ये करते रहा, ये कर रहा था एलोपैथी ट्रीटमेंट। कितने बजे देंगे? या सुबह 6, शाम को 6 बजे देंगे? 10-2 दिन व्यान काल सुबह 6 शाम को। जस्टिफिकेशन क्या है अपन उसका? उदान काल में सर तेज महाभूत रहता है। अच्छा, और देखो त्वक विकार में आपके पास रेंज क्या, कौन कौन सा मेडिसिन दे सकते हो, पहले वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन वगैरह सब बहुत किचकिट करते हैं हम लोग में, मतलब ये इजी टू ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि नूतन व्याधि लेके कोई आता नहीं है आपके पास। आता है क्या? अरे मतलब 1 हफ्ते से मेरे को ईचिंग स्टार्ट हुआ है डॉक्टर, और ये देख लो ज़रा, कितने पेशेंट आते हैं ऐसे? फंगल मतलब वो आता ही है, क्रॉनिक ही आता है, करेक्ट? क्रॉनिक में अवरोध का तो सुबह 6 और शाम को 6 से अवरोध ज्यादा है तो ये क्रॉनिक अच्छा, ओके ओके। क्या करेंगे आप, आपके पास रेंज क्या क्या है पंचौतिक में ये ट्रीटमेंट करने के लिए? एक्ने के भी पेशेंट आएंगे ना, क्योंकि इसमें त्वक विकार में ही पकड़ लो अभी। एक्ने में वो सीबम का हो या हिमोरेजिक हो, खुजाने के बाद वो दाग पड़ता हो, ब्लैक हेड्स हो, सब में मन्यागत रक्त मोक्षण का जितना इफेक्ट है ना, उसका और मैंने कोई देखा नहीं, भले वो आउट ऑफ द पांचवतिक हो, but उसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। ज़बरदस्त मतलब अनबिलीवेबल है वो चीज़। बताओ आपके पास रेंज क्या क्या है पूजा मैडम, क्या है रेंज आपल्याकडे? पटोला गुळ फल पटोल हरोळ, यकृत हम्म? यकृत की यकृत के कल्प, ओके। और जटा झिंगी शारदी जिंगी शारदे, वाह छान। विद्रुंबी सर. विद्रुम, और पपका संतर्पण अपतर्पण दोनों के बारे में सोचो, हाँ, सिर्फ संतर्पण मतलब अपतर्पण कल्प के बारे में मत सोचो, हाँ? और, अमल के तेल, रजनी तेल, निशा और श्वा पण आहे ना, क्या? श्वा और आप 20 के 20 या 40 के 40 उठा लो, एक एक्सेप्शनल अगर छोड़ेंगे ना तो ही वो त्वक विकार में नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखो। ऐसा मोस्ट ऑफ मतलब जो 40 मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, हाँ, जो 20 और 20 औषधि भाग, एक 20 औषधि भाग 2 जो कल्प का जो है, उसमें से 40 में से 38 कल्प त्वक विकार में दे सकता है, वो रसदुष्टि को या रक्त दुष्टि को, खास करके रक्त दुष्टि को अगर कंसिडर कर रहे हो आप तो अच्छे अच्छे कल्प है। पकड़ लो, सपोज पकड़ लो, मैं केस प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, आप कल्प का नाम बताओ। ग्रथित मल प्रवृत्ति है, ठीक है, और टैनिंग हो रहा है उसका स्किन, और पर्वसंधि को अभी पर्वसंधि कृष्णता है, हाँ, और पेशेंट का वेट है अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट स्किन टैन हो रही है, पर्वसंधि पे कृष्णता है, ग्रथित रज प्रवृत्ति है, और बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन रहता है ऑन एंड ऑफ, तो व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? पपका सुबह शाम प्रपाकार 6 बजे। कुमारी सर स्पेसिफिक अगर ड्रग चाहिए तो कौन सा? चिंचा लवण हाँ, चिंचा लवण तेल कुमारी असं फल सांगा पूजा मॅडम, सांगा.
अभी किसी ने एक कल्प का नाम लिया था ना अलग एकदम। देखो फिर से मैं बताता हूँ क्या है ना, मेरा फर्स्ट सिम्टम सुनते जाओ आप। ग्रथित रज प्रवृत्ती, टॅनिंग ऑन द स्किन आणि पर्वसंधी कृष्णता। तो जिंगे स्पेसिफिक शादी कौन बोला? जिंगे शादी हाँ झिंगी शादी रहेगा, झिंगी शादी। क्योंकि अभी हम लोग को क्या करना है, रक्त धातु में द्रवता बढ़ानी है और स्थिरता भी करनी है। तो स्थिरता देने के लिए कौन सा कल्प रहेगा? अभी यहाँ पे हम लोग द्रवता बढ़ाकर ये कर रहे हैं, ठीक है, बट उसका ये क्या करेगा फिर आगे? स्थिरता देने के लिए विद्रुम विद्रुम देंगे, विद्रुम किट्टो विद्रुम किट देंगे। समझ में आया ना बात? ऐसे सोचना है आपको। पेशेंट कंप्लेंट क्या लेके आ रहा है और एसोसिएटेड कंप्लेंट क्या है। अभी वो जो हम लोग की पेशेंट एक विरार की, तो वो क्या करती थी, मतलब वो हार्निया के लिए आई थी हम लोग के पास, अम्बिलिकल हार्निया के। उसको मेन प्रॉब्लम था ये मतलब एकदम स्कैंटी मेंसेस थे। उसको हम लोग ने क्या समझा, उसका अभी जो ये है हस्बैंड है वो एडवोकेट है। अब आपको पता लग गया होगा कि वो कैसे बात कर रहा होगा मेरे से, ठीक है। तो मतलब ये डिबेट वो फिर वो कुछ धर्म की बातें वगैरह वगैरह। हम लोग को हटकना मतलब भटकना नहीं है, पेशेंट के साथ बात करते हैं, पेशेंट को समझाना है, रिलेटिव को समझाना, भाई ये मेन प्रॉब्लम है अम्बिलिकल हार्निया की वजह से। कुछ आपको वैसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, आप साड़ी नाभि के ऊपर पहनना पसंद करते कि नीचे? बोले मैं ऊपर ही पहनती हूँ, घर में जॉइंट फैमिली है। मतलब ये हार्निया का प्रॉब्लम आपको कुछ क्रिटिकल नहीं है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बट ये प्रॉब्लम से आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पेशेंट एनेमिक भी थे। वो पेशेंट में हम लोग ने जिंगी शादी और ये बाकी उष्णता की चिकित्सा की थी। समझ में आया? तब जाके रिजल्ट है। समझ में आया? बाद में तो फिर मतलब अच्छे से अभी ट्रीट होकर घर पे मतलब अभी आती भी नहीं है। 6 महीना ट्रीटमेंट चला अच्छे से। एसोसिएटेड कंप्लेंट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अभी पकड़ लो, अभी सपोज अभी मेरा सपोज गैंग्रीन का ही पेशेंट है, हाँ, अब उसको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, ठीक है, वो जो अभी केस चल रहा है उसमें बदकिस्मती से नाड़ी व्रण हुआ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है। फिर से वो पस फॉर्मेशन निकाला पूरा हम लोग ने। ये गैंग्रीन का पार्ट नहीं है, बट बहुत मतलब वो 15 दिन और डिले हुआ। बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना अच्छे से हील हुआ है वो फिर से, और हम लोग को ही समझ में नहीं आता उसका इतना जल्दी हीलिंग होता कैसे, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो अभी उसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा। अभी हम लोग ने क्या दिया था, आरोग्यवर्धिनी नहीं सॉरी, शुरुआत में फल दिया था जब एकदम स्टार्टिंग में आया था, 1.5 महीना हो गया अभी उसको। फल वरांगक और ये दिया था, हरलू दिया था, हरलू 4 बार दिया था क्योंकि स्त्राव कम होना चाहिए, और पटोल दिया था। अब ऐसे स्टेज में अभी नाड़ी व्रण के ऊपर फिर से हम लोग ने ये किया अग्निकर्म, ट्रैक पूरा ये किया है, पस निकाल दिया है, अब हीलिंग स्टेज में है। तो आपका कल्प कौन सा रहेगा, क्या कल्प देंगे आप हीलिंग स्टेज में? अभी समझ में आया ना आपने, पटोल वगैरह मैं दे चुका हूँ आज, अब मुझे हील करना है उसको, तो आप कौन सा मेडिसिन? वरागु सर वरागू हीलिंग होना क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए मुझे आंसर, क्या चाहिए वो बोलो। कौन सा धातु टॉप क्वालिटी रहना चाहिए? रक्त ना, रक्त ना, ठीक है, बराबर है। झिंगी देंगे, झिंगी, झिंगी शारदी मतलब अनंता और सारीवाल। महेश माहिती है ना झिंगी शारदी? हाँ, अनंता सारीवाल। क्यों? सर क्योंकि विद्रुम नहीं दे सकते, विद्रुम नहीं नहीं विद्रुम नहीं, हम लोग को देखो स्पेसिफिक धातु के लिए स्पेसिफिक कल्प आए हैं, वो अभी मैं एंड ऑफ द लेक्चर बताता हूँ आपको, बट ये ध्यान में रखो। ये इसमें क्या करेंगे आप, जिंगी शारदी देना पड़ेगा। अब ये लिख लो लाइन आपके नोटबुक में, जिंगी शारदी इंक्रीजेस माइक्रो सर्कुलेशन, न्यू ब्लड फॉर्मेशन जो रहता है वुंड हीलिंग स्टेज में 4 स्टेजेस रहते हैं। इमोस्टेसिस एक फर्स्ट स्टेज का नाम है, सेकेंड मुझे अभी याद नहीं है, थर्ड एक प्रोलिफरेशन रहता है। तो प्रोलिफरेशन जो स्टेज रहता है, इमोस्टेसिस मतलब वो पहले बंद करता है दरवाजे, वो वुंड से बाहर ब्लड नहीं जाना चाहिए, ऐसी एक व्यवस्था होती है, प्लाक फॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे प्लेटलेट्स के थ्रू
या मैक्रोफेजेस वगैरह बाद में आ जाते हैं, क्योंकि फिर से इन्फेक्शन होता है, वो बैंडेज जो पुल रहता है वो वीक रहता है, तो इन्फेक्शन के सोर्सेज बढ़ते हैं। तो ऐसे ना हो इसके लिए मैक्रोफेजेस वगैरह एक 4 स्टेजेस है। तो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है, माइक्रो वेसल्स फॉर्मेशन का काम जिंगी शार्दी का है, इतना ज़बरदस्त काम करता है। अब पटोल देके फ़ायदा है क्या कुछ उसको? नहीं, पटोल की आवश्यकता नहीं, अभी क्यों पाचन करना है? ऑलरेडी उसका व्रणशोधक तेल से जहाँ पे ट्रैक था ना, वहाँ पे हम लोग ने सिरिंज में व्रणशोधक तेल लेकर वहाँ पे पिचकारी मारी, अंदर पुश किया है वो 2-2-3-3, जब तक वो बाहर नहीं आता, मतलब ऐसा फोर्सफुली बाहर नहीं आता है, तब तक पुश किया है उसको अंदर नाड़ी व्रण में। ऑब्वियसली हम लोग ने एक सर की मदद ली थी, क्योंकि वो रिपीटेडली ऐसे केस करते हैं। महेश सर या पूना के वैद्य को पता रहेंगे, ये विवेक सावंत सर, उनकी मदद ली थी, उनका गाइडेंस चालू है ऐसा। अब उनको खुद को फ्रैक्चर है, लिगामेंटल फ्रैक्चर, वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हाँ? धारा वगैरह करके ट्रीट कर रहे हैं खुद को, और हम लोग को गाइड भी कर रहे हैं। तो ऐसे आपको ये मतलब शोधन ऑलरेडी हो रहा है, तो हम लोग को नया ब्लड वेसल्स चाहिए उसमें, समझ में आया? ऐसे और कुछ तो आपको देखो मनीषा जी, वो टॉपिक बहुत ब्रॉड हो सकता है, ठीक है? अच्छा, वरागु कब यूज करेंगे आप? वरागु के इंडिकेशंस क्या क्या? त्वक विकार का बोल रहा हूँ। सीबम फॉर्मेशन होता है ना एक्ने में, बहुत सारे वाइट ये आ जाता है, सीबम बाहर आता है, देखो ऑयली ऑयली रहता है, वहाँ पे दे सकते हैं क्या ओबेस पेशेंट को? ओबेस एंड एक्ने ऐसा सीबम वाला ऑयली इन्फ्लेमेशन वरागु ऐसे में दे सकते हैं क्या वरागु? पटोल देंगे कि वरागु देंगे? क्या है देखो, अभी 1.5 साल हो गया बराबर, ऑलमोस्ट सॉरी होगा अभी हम लोग को क्या करना है कि वो कल्प कहाँ पे देना है एग्जैक्टली और क्यों देना है। क्या ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहाँ पे वो डाइवर्ट करना है कल्प, या उसको एकदम से चेंज करके हम लोग को ये करना है? क्योंकि आपा जी का विरोध क्या है? वानर वैद्य की मतलब क्या? वानर मतलब मंकी, और वैद्य की मतलब हम लोग जो निजी प्रैक्टिस करते हैं वो मतलब क्या? इस डाल से उस डाल के, मतलब ये कल्प दिया 1 हफ्ते में, लगे दूसरे हफ्ते में तुरंत दूसरा कल्प, तीसरे हफ्ते में अपतर्पण चिकित्सा, चौथे हफ्ते में संतर्पण, ऐसे नहीं। वानर वैद्य की बोलते थे अप्पा जी उसको, वैसा वाला नहीं चाहिए प्रैक्टिस, कांस्टेंट, और ये चाहिए। अब मैं नीचे शोधन कर रहा हूँ अगर व्रण शोधन तेल से, तो फिर मैं ये क्यों करूँ, ऊपर से क्यों दूँ पटोल? क्योंकि हार्डू भी चालू है मेरा, तो क्लेदन प्लस वहन भी कर रहा है, पाचन भी कर रहा है, प्लस वहन भी कर रहा है। समझ में आया ना? गैंग्रीन का बोल रहा था मैं। अब एक्ने के बारे में सोचो, कौन से अवस्था में पटोल देंगे आप? बोलो। अरक्तता असेल तिथे तर इन्फ्लेमेटरी असेल तर क्या रेडनेस रहेगा तो रेडनेस हाँ, हार्डनेस आणि पेनफुल असेल तर पाचन करायचं असेल तेव्हा सर, अमृता मॅम? पाचन जेव्हा अपेक्षित आहे तेव्हा नाही, कंडिशन सांग ना मला। फेसवर या कंडिशन मध्ये मी पटोल देणार, ये कंडिशन में मैं वरागु दूंगी, और ये कंडीशन में मैं झिंगे दूंगी। अभी हम लोग को सोचना चाहिए ना, ऐसा है ना शही देवी जी? जी सर। सही है कि गलत है? ग्रंथ तो पढ़ते रहेंगे। स्मिता मैडम आप दिल्ली में है कि महाराष्ट्र में? आगे कुर्ला में? स्मिता मैम हा आले सर, मुंबईत आले आता. आले का? हो आले मुंबईत. हा बोलो क्या करेंगे? अरे पटापट बोला। सर डिस्चार्ज फर्स्ट डिस्चार्ज के टाइम में त्रिफला वरागु देगा और फिर अब देखो मुझे बताओ, ओबेस पेशेंट है और एक्ने लेके आ रहा है शिवम का, तो वरागु देंगे कि पटोल देंगे? वरागु वरागु देंगे। समझ में आ क्यों? मेद दृष्टि है, मेद वो दिख रहा है बाहर आते वक्त,
और तब ये देंगे. करेक्ट. क्या बोलतो कॉमिडॉन काय बोलतो त्याला कॉमिडॉन त्याला काय बोलतात ब्लॅक हेड्सला कॉमिडॉन Comedones. कॉमिडॉन से बोलते हैं ना ये क्या शब्द है कहते हैं. हाँ. और अगर ये और जैसे अभी बोला सर ने देखो एक बोला था बीच में कि हार्डनिंग है और क्या सशुल है ना. ऐसे कंडीशन में क्या देंगे वरागु देंगे कि पटोल देंगे. Patola. वरागु देंगे ना. हार्ड है ना वो. रूढ़ी करने ये किसका कर्म है. हाँ. किसका कर्म है. स्नेह स्वेद दृढ़ दृढ़ता मास हार्ड उसका पार्थिवता बढ़ रही है. हार्ड हो रहा है ना तो वरागु देंगे. समझ में. फिर पटोल कब देंगे. इन्फ्लेमेशन साइन्स असेल इन्फ्लेमेटरी पेनफुल असतील इन्फ्लेमेटरी असेल पेनफुल एंड इन्फ्लामेटरी में पटोल देंगे. और जिंगी शारदी टैनिंग है प्लस एक्ने है. अब देखो यहाँ पे टैनिंग है यहाँ पे आ गई है. मैंने हमेशा आपको बोले देखो ये जो टिप ऑफ द नोज का कलर है ना दैट इज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन ऑफ दैट फीमेल और मेल या चाइल्ड. ये ओरिजिनल कलर रहता है बाकी सब टैन रहता है. ये टैनिंग आई हुई रहती है बट ये कलर नहीं चेंज होता है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया. अब ये बुक रिटर्न नहीं है ये ऑब्जर्वेशन का है. ठीक है. अब कितना भी काला ये क्यों ना हो. अब मेरे पास एक स्वीपर की मेरी बेटी आती है. ठीक है. हम लोग के जो ये है बिल्डिंग की जो स्वीपर है. अब उसका चेहरा आप देखेंगे ना एकदम काला काला और है चब्बी. पेशेंट चब्बी है 12 साल की है गेनुअलगम के लिए आई हुई नॉकनिस. तो पेनफुल है नहीं जॉइंट वगैरह. तो मैंने यहाँ पे भी आर्मपिट पे देखा यहाँ पे पूरा ऐसा ये टिपिकल उष्णता वाला लक्षण है उसका. इतना ब्लैक है. मैं कल आपको फोटो भेजता हूँ उसका ये. और लेक्चर अपलोड कर हो रहे हैं साइड बाय साइड. सॉरी मैंने लेक्चर अपलोड के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा बट ये पूरा ब्लैक हो गया. वो टिपिकल पेशेंट आपको मैं बताता हूँ कि कैसे है. ठीक है. इसको इस वजह से शायद वो गेनुअलगम डेवलप हुआ होगा. अस्थियाँ अंदर की तरफ आई हैं क्योंकि पेल्विक रोटेट होता है. समझ में आया ना बात. इसकी वजह से वो अंदर की तरफ आई है और नॉकनीज हो रहे हैं और बहुत पेनफुल कंडीशन है. अब उसका स्कूल है 4th फ्लोर पे बट अभी आपने 3 दिन में वो चल के आई है अपने 3rd फ्लोर पे भी क्योंकि हमारी बिल्डिंग को लिफ्ट नहीं है तो चल के आई थी वो. आने के बाद बैठ गई वो क्योंकि बट वो मतलब रुकी नहीं कहीं पे भी. 3 माले चढ़ के आई वो आराम से मतलब पेनफुली आई बट रुकी नहीं कहाँ पे भी. तो रुक रुक के चलती थी 4-4 5-5 कदम. नहीं तो बेटर है ना क्योंकि चलने के ऊपर दर्द होता है. तो सपोज ऐसे पेशेंट आती है जिंगी शादी कब देंगे फिर जब टैनिंग प्लस एक्ने रहेंगे. अब ये भी क्या है ना और उसको ग्रथित मल प्रवृत्ति सॉरी रज प्रवृत्ति रहेगी क्योंकि मुझे बताओ अमेनोरिया है अमेनोरिया. ठीक है. 3 महीने से मेंसेस नहीं आए हैं यूपीटी नेगेटिव है. ओके. और फिर वो यहाँ पे ऐसा ब्लैकिश ये क्या बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन लेके आई है नेक के ऊपर. ये थोड़ा थोड़ा चेहरा काला हो रहा है और उसकी चिड़चिड़ भी हो रही है. तो आप क्या देंगे. अमेनोरिया ये हो गया है नेक के ऊपर ब्लैकिश हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है एक्ने है और पेशेंट चिड़चिड़ भी कर रही है. जिंगी शादी जिंगी शादी. जिंगी जिंगी शादी समझ में आ रहा है. मेन क्या है अरजस का पेशेंट का वेट लूज हो रहा है पेशेंट चिड़चिड़ कर रहे हैं मतलब क्रोध बढ़ रहा है. क्रोध कितना का लक्षण मतलब तेज माउथ कर और क्या बोलते हैं क्या मैंने बताया ये हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है. ये सब चीज़ें द्रवता कम है रक्त धातु में उसकी तरफ इशारा कर रही है. ओके. और जिंगी शादी करता क्या है बट एग्जैक्टली डायरेक्ट करते हो डायरेक्ट. अभी देखो हम लोग क्या करते हैं अभी सपोज फैटी लिवर है तो फल त्रिकादि गुगुल दे रहे हैं आरोग्यवर्धी दे रहे हैं या कुमारी आसव दे रहे हैं वॉट एवर. ठीक है. या ताम्रभस्म दे रहे हैं. उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग संतर्पणात्मक व्याधि है अपतर्पणात्मक चिकित्सा है तो उसको चारों याति व्याधिर्यम क्षारधर्मी औषध से अम्लधर्मी व्याधि को पराजित कर रहे हैं. सही है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग जिंगी शादी में डायरेक्ट माधुर्य. ऐसे कौन सा कल्प है और एक चिंचा लवण CLT ऑयल है
करेक्ट। दो है अपने पास जो डायरेक्ट माधुर्य इस्टेब्लिश कर सकते हैं डायरेक्ट शरीर में, मतलब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बट माधुर्य मतलब मोस्टली हम लोग अपतर्पणात्मक व्याधि में ही सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा रहेगा जिंगी शादी का और एक इंडिकेशन है डायबिटिक वुंड्स, तो वहाँ पे वो माइक्रो सर्कुलेशन का काम करता है। और प्रमेह बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा कहा है, तो प्रमेह के पेशेंट को भी एक्ने का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे समय पे भी आप, या प्रमेह पिटिका, तो ऐसे समय पे भी आप जिंगी शादी का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ना कि आपको कंडीशंस अगर ध्यान में आएंगे ना, केस पेपर में लिखते वक्त, कंप्लेंट्स लिखते वक्त आपको एक ही चीज़ ध्यान में आनी चाहिए। अभी सपोज वो अस्थि वक्रता लेके आई, तो मैडम ने हिस्ट्री जैसे ली, गायत्री मैडम ने, तो उसमें देखा कि अभी तक वो चिकन पॉक्स वगैरह कुछ हुआ नहीं है, कामला एक बार हुई थी, बट एक बार कामला होने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा, और उसका रिपीटेड ये था, इन्फेक्शन था, इसका यूटीआई कब रिपीटेडली, और उसका फिर ऑपरेट किया, गवीनी का मतलब यूरेटर का ऑपरेट किया है उसका, ठीक है, पस फॉर्मेशन बार बार हो रहा था, तो स्टेंट वगैरह डाला है शायद। तो ऐसे कंडीशन में देखो उसका अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, अस्थियाँ अंदर की तरफ आ गई। अब ये मुझे बताओ, अस्थि वक्रता हो, आरे की नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं आरे की नहीं, आरे छोड़ के या आमवत की छोड़ के, बाकी कहीं पे भी वक्रता आती है, तो वो कौन से महाभूत की वजह से आ सकती है? तेज, है ना। पापड़ हम लोग बाहर से लाते हैं मार्केट से, पापड़ बराबर, तब जब तक उसमें मॉइस्चर रहता है वो प्लेन रहता है, और एक गोल सर्कुलर रहता है शेप उसका, बराबर। जैसे हम लोग उसको रोस्ट करते हैं तब क्या होता है, उसका मॉइस्चर जैसे उड़ जाता है आप महाभूत, तो वो सिर्फ पृथ्वी शेष रहती है, और फिर वो ऐसा उसका शेप चेंज हो जाता है, अनइवन होता है। पानी देना है, समझ में आया ना बात? तो अभी काय सांगत होतो मैं, क्या बता रहा था मैं? हाँ, अस्थि वक्रता हो या ऐसा नॉकनीस के पेशेंट आ रहे हैं, मतलब वो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 महीना पहले तक वो डांस क्लास जा रही थी और अभी चल नहीं पा रही है, ओके। तो ऐसे समय पे उसका जो हिस्ट्री था वो हम लोग ने लिया कि जो रिपीटेड इन्फेक्शन था उसका, अभी रक्तमेद प्रसादात वृक्क, बराबर बराबर है, और ये बस्ती का ही भाग है पूरा, किडनी में इन्फेक्शन हुआ, मेद धातु का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि मेद असारता है। अब वो पेशेंट है चब्बी, उसकी जैसे उसको थोड़ा सा चली ना अच्छे से विदाउट पेन, तो उसकी मम्मी क्या बोलने लगी, दादा, मतलब अभी वो दादा बोलते हैं हम लोग, तो दादा हिचं पोट खूप सुटलं आहे, काहीतरी करा ना, मतलब टमी उसका बाहर दिख रहा है, तो बोला उसका टमी बाहर है, मतलब आपको क्या समझ रहा है कि अब ये पेशेंट चब्बी है तो मेद धातु अच्छा रहेगा, पेशेंट के गाल वगैरह एकदम अच्छे, पर पूरी काली है, वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो ब्रिटिश है बट ब्लैक नहीं है, समझ में आया ना, हाइपर पिगमेंटेशन हो चुका है उसका। उसको बेसिक ही ट्रीटमेंट दिया, लसूश है, और ये इसका ध्यान में रखकर पापा का रहे हो हर लो, सॉरी श्वदी है उसको, क्यों मेद धातु जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तब तक अस्थि में अपने को रिजल्ट नहीं आने वाला, समझ में आया ना बात? और उसका लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने ऑलरेडी, तीनों स्रोतस के ऊपर जाके काम करते हो। श्व किस महा स्रोतस के ऊपर जाके काम कर रहा है? मेद, अस्थि और मज्जा और रक्त भी, मतलब एक्चुअली सप्त धातु पोषक है, सप्त धातु में आप महाभूत टॉप अप करने का काम श्वौषधि गोकुल करता है, ठीक है। और पूछो कुछ नया अलग, बेसिक भी पूछ सकते हो। सर ये स्थौल्य के केस में कितना दिन तक, और क्या स्थौल्य ओबेसिटी में कैसा? ओबेसिटी में ना एक्चुअली पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं वो प्रोटोकॉल में बताता हूँ आपको,
सबसे पहले हम लोग चलना मना करते हैं पेशेंट को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो पेशेंट अगर चलने के लिए जाएगा तो 6-7 महीने के बाद वो आर्थराइटिस लेके आने वाला है आपको, ठीक है। एक तो कटी शूल लेके आएगा, नहीं तो जानू शूल लेके आएगा। और उसकी आदत अगर गंदी रहेगी बैठने की वगैरह या चलने की, या अगर खड़े रहते वक्त एक पैर के ऊपर अगर वो दे रहा है, यूज़ ज़्यादा कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो नी जॉइंट में पेन आने ही वाला है, ठीक है, वो वेट के साथ। और चलने से वेट कम होता है, वो होता रहेगा, बट एक आप 120 केजीज या 100 केजीज 90 केजीज के पेशेंट को जिसकी हाइट 5 फीट है, उसको बोल नहीं सकते आप चलने के लिए जाओ और वेट कम होगा, नहीं। आप ऐसे एक्सरसाइज बताओ, मतलब लेट के साइकिलिंग सुपाइन पोजीशन में, बाद में साइड स्ट्रेचिंग, मतलब क्योंकि वेट यहाँ पे ही रहता है। जो एप्पल शेप या पियर शेप ओबेसिटी रहती है, जनरलाइज ओबेसिटी में शायद आपको सब कुछ स्ट्रेच करना पड़े, बट जो जनरलाइज पियर शेप या एप्पल शेप ओबेसिटी रहती है, उसमें आप साइड स्ट्रेचिंग ये ऐसे ऐसे, और सुपाइन में ये पहले इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे वो मेद ज़्यादा है उसका आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा करना है, सबसे पहली बार। बाद में लाया के ऊपर रखना है उसको 1 बजे के बाद। ये बालकृष्ण मेहत्रे सर का एक्चुअली ये है प्रोटोकॉल, पुणे में जो प्रैक्टिस करता है। लाया के ऊपर रखना है उसको। साड़ी चलाया पता है ना सबको, पफ्ड राइस, लाजा लावा बोलते हो, नॉर्थ में लावा बोलते हो उसको। तो ये उसके ऊपर रखना है। 1 बजे के बाद उस पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं बोलना है। और फिर अपना मेडिसिन कौन सा आएगा, फल, चातुर्तक और हरलू। और अगर आपने लाजा का प्रयोग किया तो आपका वेट फटाफट रिड्यूस होगा, फटाफट, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऋतु। हाँ, बट व्यवहार्यता क्या देखनी पड़ती है। अभी सर है ना स्ट्रिक्टली ये करते, मना करते हैं लाया के अलावा कुछ नहीं खाने का अभी। बट क्या है ना, हम लोग सर के जैसा निपुण और कुशल नहीं है, ठीक है, मेहत्रे सर के जैसे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाकरी जो रुक्षान्न है बट बलदायक है, हम लोग क्या बोलते हैं 1/4 ऑफ भाकरी और लहसुन की चटनी या इसकी अजवाइन की चटनी खा सकते हो। जो ज़मीन के नीचे नहीं आता है उसकी कोई भी चटनी खा सकते हो, जैसे कड़ी पत्ते की चटनी खा सकते हो, या अजवाइन की चटनी, या तिल की भी चटनी आती है मार्केट में, वो भी खा सकते हो। जो भी मतलब सिंगदाना की चटनी नहीं बोलते क्योंकि वो पृथ्वी के गर्भ में बढ़ता है, तो पार्थिव तो नहीं जानी चाहिए, इस प्रकार से सोचते हैं। और चटनी खाने के लिए बोलते हैं हम लोग, लिक्विड तो ये खाना ही नहीं ऐसा। तो इसमें आपको अच्छे से वेट रिडक्शन में मिलेंगे रिजल्ट। लाया के ऊपर अगर पेशेंट रहता है दोपहर के 1 बजे के बाद, भूख लगा तब लाया खाना है, अगर वो आप सबसे सक्सेस हो गए तो अच्छा खासा 1 से 1.5 किलो भी वजन कम होता है उसका पहले हफ्ते में, गारंटेड। हाँ, गारंटेड। लाया ब्लोटिंग पेपर के जैसा काम करते हैं, ध्यान में रखना। अतिरिक्त मेद और अतिरिक्त पित्त, मतलब पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण कम करने के लिए सबसे, देखा ना आपने, छर्दिग्न है, चरक सूत्र सन 27 अन्नपान विधि अध्याय में देखेंगे, छर्दिग्न है ये। पिपासाग्न भी है, मतलब तृष्णा को भी शमन करता है। अभी ये अपतर्पण करने वाला ये तो नहीं होना चाहिए ना, बट ये तर्पण करता है ना। लाजा पेय जो है ये तर्पण करने वाली बताई है, वही सेम अध्याय में चरक सूत्र सन 27 ऐसा है। तर्पण कौन कर सकता है, जिसमें ये रहेगा ना, अब वो चावल से बनी हुई है, इसके लिए चावल कहाँ पे ये उगता कहाँ पे, कीचड़ में। कीचड़ मतलब क्या, पृथ्वी प्लस आप पाओ, बट उसका पफ्ड राइस बना रहे हम लावा अग्नि संस्कार के बाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कार विशेष। और जब पानी मिलाते हैं तो वो पूर्ववत तर्पण करता है, पानी नहीं मिलाएंगे तो वो मेद धातु का पचन करता है। पचन इनडायरेक्टली करता है, कैसा, खाने के लिए हम लोग दे ही नहीं रहे ना, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तब वो मेद धातु जो एक्सेसिव ये है अपना, वो काम पे लगता है। समझ में आया ना बात, ऐसे इस प्रकार से काम करता है। और पेशेंट को हल्का बहुत जल्दी लगने लगता है। आप एब्डोमिनल गर्थ ये नाप के रखना है, नाभि के बराबर 180 डिग्री में लेना है आपको एब्डोमिनल गर्थ, और इंच से कम होता है 1-1 हफ्ते में, ये ध्यान में रखो। मुझे बताओ फीमेल हो या मेल, मोस्टली कटी मतलब ये वेस्ट साइड में ही फैट क्यों जमा होता है, यहाँ पे होता है क्या, जब जनरलाइज ओबेसिटी लेके आती है पेशेंट गुज्जूस में वगैरह, तब बात अलग रहती है, बट अदर देन दैट
महाराष्ट्रियंस हो या अपने साउथ इंडियंस, तमिलनाडु के नहीं, आंध्राज वगैरह के, उनमें देखा है कैसे होता है, सेंटर में होता है ना जो भी होता है ना। फंगल इन्फेक्शन डिफिकल्ट टू ट्रीट कौन सा रहता है, इंग्वाइनल और बम्स के यहाँ पे बटक रीजन, नितंब प्रदेश का जो रहता है वही डिफिकल्ट रहता है, करेक्ट। क्यों रहता है वो? आप महाभूत और सर खुद महाभूत की वजह से, हाँ। मेधाचं स्थान आहे उनका स्थान है ना, वो स्थान महात्म्य है वो, मेधाचं स्थान समझ में आया बात। इसके लिए वहाँ का कम करने के लिए आपको उसी के एक्सरसाइज देने पड़ेंगे। अभी मेरे जीजू का भी वेट बढ़ा था, उन्होंने घर पे साइकिल लाया, वो बोले ये कुछ काम का नहीं है। घर पे साइकिल मतलब वो जो होम साइकिल रहता है, अभी उसको एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं, आपको समझा ना, बैठ के साइकिलिंग करना है सर। अभी वो घूमने भी जाते तो भी अलग बात थी, बट हम लोग साइकिलिंग भी मना करते पेशेंट को। क्यों? पहले जो सुपाइन में है वो लेट के करो, उसमें ही दम निकल जाता है पूरा। आप खुद करके देखो फिर पता चलेगा आपको, खुद करके देखो। पूजा मैडम छोड़ के सबको पेन होगा। सर 1 बजे खाना खाया तो 4 बजे जिम कर सकते हैं? 4 हाँ 4 बजे 4 घंटा के बाद करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं सर। जी। और अगर मेरे आपने पास बताया एक ना सर, एक मिनट, हाँ ज्योतिबा मैडम का क्वेश्चन लेते हैं, रीना मैडम। हाँ, वो आपने बताया ना कि झिंगी सर्दी एमेनोरिया में दे सकते हैं, तो उसके साथ कुमारियासव देना चाहिए? नहीं, मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कमिश्नर बताया है, आपको जी। कांस्टेबल, पुलिस इंस्पेक्टर, सब पुलिस इंस्पेक्टर देखना पड़ेगा, खून जा रहा है वहाँ पे फील्ड पे। और ऐसे हम बता सकते हैं कि ऐसे 8 दिन में आ जाएगा मेंसेस या 15 दिन में आएगा, ऐसे ऐसे नहीं बता सकते ना? ऐसे मत बोलो, फीमेल को खुद फील होता है, ऐसा दीपक मेडिसिन और जादू के जैसा होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब उष्णता जाकर फिर वो रस धातु बनेगा, रस धातु के बाद रक्त धातु में द्रवता आएगी, तो फिर आगे जाके वो बनेगा ना। ऐसा है, ऐसे नहीं है। अमेनोरिया में आप अंगुष्ठ मूल को भी विद्ध कर सकते हो, ठीक है, बट पेशेंट अगर वीक रहेगा ना और बहुत पतला है, आपको ये 70% देने के बाद अच्छा लगेगा उसको, खजूर खाने को बोलो, द्रवता बढ़ाओ, पार्थिवता द्रवता बढ़ाओ, मतलब आप तब आएगा मजा। बस इतना ही क्वेरी है आज। एलर्जी में कैसा है? वृक्क में सायंबरी ज्वर बोला था, वृक्क दुष्टि में उसकी संप्राप्ति बताने वाले थे आप। हाँ, वो मैंने बताया था तो भी मैं रिपीट करूँ। देखो, सायम क्लम ज्वर, क्लम के बाद ही ज्वर आएगा, मतलब या ज्वर के बाद क्लम भी आ सकता है। क्लम ज्वर हो या प्रभाते क्लम या प्रभाते ज्वर हो, इसका मैंने क्या बोला था आपको, दोष प्रकोप के दोषों के डोमिनेंस के हिसाब से सोचना, सही है। दोषों के डोमिनेंस के हिसाब से सोचेंगे आप, कैसे कि सुबह 6 से 10 पृथ्वी प्लस आप महाभूत या कफ दोष है, 10 से 2 तेज महाभूत या पित्त दोष है, और 2 से 6 वायु आकाश या वात दोष है। अगर सायम में आता है ज्वर या क्लम, तब वृक्क की ये क्यों होगी, क्योंकि एक तो पहला रीजन है मेद धातु की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उन्हीं पेशेंट को सायम ज्वर आता है, या पेशेंट बोलते देखो मेरे को ना डॉक्टर फटीग आता है, मतलब काम करने की इच्छा नहीं रहती, बट मैं काम कर लेती हूँ, मतलब उनकी इच्छा का भी अभी लॉस हो रहा है। और प्रभाते क्लम मतलब क्या कि कफ दोष, मतलब उपचयात्मक ही वहाँ पे कम है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सायम क्लम या सायम ज्वर के जो पेशेंट रहते हैं उनमें रुक्षता आप कंपेरेटिवली ज़्यादा पाएंगे कंपेयर टू प्रभाते क्लम या प्रभाते ज्वर में। सुबह उठने के बाद देखो पेशेंट बोलते हैं मुझे फ्रेश नहीं लगता डॉक्टर, उठने के बाद अब उसको ना आलस और क्लम, मतलब आलस से और क्लम के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो आप कैसे समझाएंगे उनको, ज्वर का क्लम हो या आलस्य हो, कैसे समझाएंगे। आलस्य मतलब क्या कि काम करने की इच्छा नहीं है और एग्जीक्यूशन भी नहीं है, समझ में आए। अभी मुझे लेक्चर नहीं लेना है और मैं लूँगा भी नहीं, मतलब एग्जीक्यूट भी नहीं करूँगा, करेक्ट।
जैसे आज किया मैंने और दूसरा क्या है कि क्लम क्लम मतलब क्या कि इच्छा है तो है बहुत करने की अंदर से, बट एग्जीक्यूशन नहीं है। समझ में आया? दो चीज़ें हाँ अलग है यार, उसको क्लम बोलते हैं जिसमें इच्छा है बट एग्जीक्यूशन नहीं, मतलब कार्य नहीं हो पा रहा है। इच्छा तो बहुत है बट कार्य नहीं हो पा रहा है। और इसमें ये वाले कलम में, प्रभाते कलम में क्या होता है, सॉरी आलस्य में क्या होता है कि इच्छा भी नहीं है और एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है। समझ में आया? तो ये पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा, एक बॉर्डर लाइन डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि वो पेशेंट क्या बोलते हैं, सुबह उठने के बाद डॉक्टर फ्रेश नहीं लगता, ये बोलेंगे आपको, ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे को फटीग आ रहा है या आलस आ रहा है। वो एक ही बात बोलेंगे, सब पेशेंट एक ही बात बोलते हैं सुबह उठने के बाद, सब मतलब जो कंप्लेंट लेके आते हैं रिगार्डिंग दैट डिसीज। तो वो क्या बोलते हैं कि फ्रेश नहीं लगता। ओके, अब आते हैं सायम ज्वर। तो वात और वायु वात दोष की जब या वायु महाभूत की जब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब सायम ज्वर आता है, प्रियदर्शनी जी। हाँ और प्लस वहाँ पे वृक्क दृष्टि रहती है, क्योंकि मेद धातु ने अगर स्नेहन बराबर कर्म नहीं किया या स्नेह स्वेद दृढ़ता ये कर्म नहीं किया तो वात दोष के गुण अपने आप बढ़ने वाले हैं। समझ में उसके? और ये ना, ये संतर्पणात्मक ज्वर नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये आपने चरक सूत्र सन 23 पढ़ा है क्या? लंघन ब्रुवणी अध्याय या संतर्पण अपतर्पण अध्याय पढ़ा है? 22 से 23 ये है ना शायद, याद नहीं, बट 22 से 23। तो ज्वर है ना, ज्वर और क्लैबिया ये दोनों तरफ आया। देखो, संतर्पण में भी आया है और अपतर्पण में भी आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ज्वर पढ़ रहे हैं वो तो ये है ना संतर्पण वाला, चरक चिकित्सा स्थान 3 में, करेक्ट। बट आपने एंड के ज्वर कभी देखे? अभिसंगत ज्वर, अभिघातक ज्वर, कामज ज्वर, शोकज ज्वर, भयज ज्वर, ये क्या है? अपतर्पणात्मक है वो, बस वो डिटेल में नहीं दिए। उन्होंने क्या किया है, ये वायु के प्रकोप से होता है, बात खत्म। या कामज ज्वर टेम्पररी रहता है, सही है, बट वो ज्वर के अंदर ही लिया है ना, तो देहोष्मा को टारगेट कर रहा है वो प्रियदर्शनी। जब वात दोष की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब वृक्क में से रक्त धातु का, तो ऐसे पेशेंट में आपको शो देना पड़ता है। साइम ज्वर के पेशेंट में आप वहाँ पे हॉर्लिन नहीं यूज कर सकते या उष्णता की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उल्टा, क्योंकि आपको संतर्पण करवाना है। क्योंकि वात दोष के काल में ये सब चीज़ें हो रही है, इसका मतलब वात दोष तो संतर्पण नहीं करेगा, करेक्ट? डायरेक्ट संतर्पण नहीं करेगा ना, इनडायरेक्ट संतर्पण करता है। हम लोग ने पढ़ा था उरक्षत के लाइन में, है ना। जब वात की गति नियमित रहेगी, अव्याहत गति अगर प्राकृत रहेगी तो वो संतर्पण करेगा। गति गंधन यो हो वा, है ना, गति उसकी बराबर रहेगी, उसको ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं है, वो अच्छे से कर रहा है, हर एक पोषक भाव को वहाँ पे जाके दे रहा है, तो वो संतर्पण करेगा। बट वात दोष के जो एक्चुअली गुण है उसके अनुसार वो डायरेक्टली संतर्पण तो नहीं करता है, मोस्टली अपतर्पण करता है, अगर उसके गुण विकृत पद्धति से बढ़े तो। बराबर है? यस सर एलर्जी मेरे में पास कैसा विचार करना है? किसमें? एलर्जी में एक्चुअली ये मेरा इधर भाई बात- का, हाँ भाई का लड़का है, 7 साल का है। 2 साल पहले उन्होंने ये हाउस चेंज किया, तो 2022 में उसको एलर्जी, ब्रोंकोस्पाज्म और विजिंग वगैरह हुआ। फिर अभी फेब्रुआरी में 2024 फेब्रुआरी और जून में, ऐसे 2 साल में 3 एपिसोड हो गए उसके। तो एलर्जी टेस्ट करने के बाद भी रेज आए हैं उसके। क्या तो रेसा है? आईजी हाँ, 2000 के नजदीक आ गए एलर्जी टेस्ट में। तो उन्होंने सब वो ये शुरू किया है, स्टीरॉयड का स्प्रे, नेजल स्प्रे वगैरह, साल्बुटामॉल वगैरह। तो हम पांचभौतिक में कैसा विचार कर सकते हैं? फिलहाल तो उसके पास, वो लंदन में है, उसके पास मैंने सिर्फ लघु सूत्रशेखर है, मैंने लघु सूत्रशेखर, अनन्य काल और व्यानोदन चातुर्थ शुरू किया है। 2 ही मेडिसिन उसके पास है, और नागर आदि फाड़ा है, वही है अभी तो फिलहाल वही ये किया है मैंने। लेकिन और कैसे विचार कर सकते ट्रिगर फैक्टर क्या है? हैं?
ट्रिगर ट्रिगर फैक्टर वो डस्ट माइट एलर्जी है, डस्ट माइट एलर्जी। देखो कैसा होता है ना कि सबसे पहले देखो ये जो श्वसन नलिका के ऊपर अभी असर हो चुका है, श्वसन संस्थान के ऊपर। एलर्जिक मतलब क्या? ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, बराबर। स्पाज्म क्यों हो रहा है वो? रिएक्टिव रिएक्शन। हाँ। क्यों रिएक्ट कर रहा है? मतलब वो पार्टिकल अंदर जाएगा, फिर क्या होगा? उसका रिएक्शन Secretions, सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं। बराबर। हाँ, Secretion बढ़ने के बाद वो चोक हो रहा है, चौक हो रहा है, ठीक है। नीचे आ ये रहा है। एक जनरल ऐसे ही होता है। अभी यहाँ पे भी जितने माइनिंग हो या ये जितने काम करने वाले हो, मजदूर लोगों को ये क्यों नहीं होता है पता है? मजदूर लोगों को क्योंकि उनका खाना बढ़िया रहता है और मेहनत, बट उनका दूसरी वजह से होता है, स्मोकिंग वगैरह की वजह से। बस ये दिक्कत है उनमें। अब ये जो होता है, सपोज अभी एलर्जी का है, अब पहली चीज़ क्या करनी है आपको? कोकोनट ऑयल या कोई भी तेल रहेगा ना, पहले यहाँ पे लगाना। यहाँ से ही ये क्या करता है पता है ना? अपना नोज ट्रैप करता है, पता है ना? चीज़ों को ट्रैप करता है। वहाँ से ही पहले सर्दी स्टार्ट हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। तो स्टेरॉइड का स्प्रे वगैरह ठीक है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन रहेगा, या स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाने से अच्छा है कि नाक को तेल लगाओ, ठीक है। जमेगा तो नस्य करो, ठीक है। और नशे अगर में कौन सा तेल यूज करना? अणुतेल देना, अणुतेल ही देना है तो वो दे सकते हैं, या नॉर्मल कोकोनट ऑयल। हम लोग क्या बोलते हैं ना, नस्य नहीं करने को बोलते हैं। नस्य का 7 साल के। हाँ। हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल पे 10 रुपए की बोतल आपके ऊपर रखो, छोटी बोतल डेस्क के ऊपर, वर्किंग स्टेशन के यहाँ पे, और ये जब भी आपको याद आएगा ना तो ऐसा लगा लो। टिश्यू पेपर भी रखो साथ में, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अभी वो क्यूबिकल आए ना, उनको क्यूबिक्स आते हैं, तो 4 लोग एक साथ काम करते हैं, 2 आगे 2 पीछे, जैसे हम लोग मूवीज में भी देखते हैं। तो उनको शर्म आती है, तो टिश्यू पेपर से ये तुरंत ये कर लो, वहीं के नहीं वहीं। सर, वो 7 साल का बच्चा है, छोटा है, 7 साल का। ये बता रहा हूँ मैं इन हाँ, जनरल यहाँ। चलेगा। वो मैंने बताया उसको पैराशूट का तेल हाँ, लगाने के लिए। ये मम्मी को करना पड़ेगा उसके। हाँ, मम्मी को ही बताया। तो ये सब करने के बाद, हाँ। ठीक है, मतलब पहला आपने ब्लॉक हटा दिया वहाँ से। अभी आते हैं सिक्रीशंस की तरफ। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि डस्ट पार्टिकल जाने के बाद ये सब चीज़ें हो रही है, हाँ। पहले अपने नेजल का ये कंजेशन का जो ये था वो पहले क्लियर कर ले, ठीक है। अब आपको सिक्रीशंस मतलब एलर्जी, मतलब नाना जी क्या बोलते थे इस चीज़ को? नाना जी मतलब जो ढुलिया में थे, पंचकर्म शिरोमणि, वो क्या बोलते थे कि एलर्जी मतलब पित्त की चिकित्सा करनी है हमको। उनके पास भी ऐसे ही था। लंदन की कोई पेशेंट थी, फूल को टच हुआ पूरे बदन के ऊपर रैशेस आते थे और बार बार क्षवतु होता था उसको, बार बार। तो ऐसे पेशेंट में उनको क्या बोलना है कि पूरे स्थान को आपको पहले मजबूत करना पड़ेगा। श्वसन संस्थान को अगर मजबूत करना है तो आपको कौन सा कल्प देना पड़ेगा? टंकनमारी ताम्रक भस्म, टंकनमारी ताम्रक भस्म का विचार किया था, लेकिन वो बहुत बाद में हो गया। लक्ष्य नहीं, अंतर्पण करेंगे कि अपतर्पण करेंगे? संतर्पण। बराबर। अब वो ठीक है कि आपने लघु सूचीकर दिया है, क्योंकि एक्चुअली रसदुष्टि की वजह से यहाँ पे संप्राप्ति नहीं हो रही है, ये आगंतुक हेतु है, नहीं है ना। अगर रसदुष्टि की वजह से होता तो लघु सूचीकर विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? अगर ये, क्योंकि रसपाचक मेरे प्रैक्टिस में तो है नहीं, ठीक है, मतलब मैं यूज ही नहीं करता, ऐसे पकड़ ला। तो लघु सूचकर इज इक्वल टू रस धातु पाचन इज इक्वल टू समानवायु, ये मेरा कंसेप्ट रहता है, सिंपल फॉर्मूला। तो जब मेरे को अगर ये करना है तो मैं लघु सूचकर, ठीक है, वो कफकाल में है या लंदन में अभी बारिश है या क्या है, मतलब वहाँ पे ऑल टाइम ठंडा रहता है क्या? हाँ, ठंडा, कभी धूप पड़ती है, कभी स्नो, कभी बारिश, ऐसे मिक्स है। एक दिन में 3 ऋतु आते हैं उसके। नित्य बनवाला आपण भारतात राहतो तो हाँ, तो अभी लघु सूचीकर दिया तो बात गलत नहीं है। बाकी का हिस्से है क्या? कृमि का, ओबेस है पेशेंट, लीन है, लीन है। हाँ। तो आप क्या करो, पहले उनको तेल लगाने के लिए बोलो यहाँ पे पूरे प्रदेश में, उसमें सैंडो मत डालो फिलहाल, तेल लगा के उसको बिठाओ सिर्फ,
एलिफंट आणलाय तो. एलिफंट दाखव याने. एलिफंट काय आहे? पृथ्वी प्लस आप महाग होतं ना. एलिफंट गजानन. नमस्कार केला. नमस्कार कर लवकर लवकर. नमस्ते. देवारामधलं हे काढतो तो आर्थिक तेल लगाएंगे ना. तेल से क्या मिलेगा? न च कफ वर्धन. ओके, ये इम्पोर्ट न च श्लेष्म वर्धन. और आपका समझ में आया? उष्ण भी है. मतलब तीनों फायदे एक साथ मिलेंगे. सिर्फ तेल का यूज करो. तैलाक्त लवणम जो हिक्का श्वास में बताया वैसा नहीं करना. तेल लगाना है. हाँ, तो एक मिनट रीना मैडम, उसके ऊपर आते हैं. तो हाँ, तेल ये और विद्रुम किट रहेगा. लाक्षा रहेगा तो लाक्षा बेस्ट है. तो ये 6-7 महीने तक देना है आपको. ओके, 6-7 महीने तक देना है. नहीं तो फिर आपको ये करना है. का तो आई करे जा आई करे. तो ऐसे कर सकते हो उसको मैनेज. बट विद्रुम किट ये रहेगा आपका ड्रग ऑफ चॉइस. सर वेगकालीन काय देऊ शकतो आपण? क्या वेगकालीन जेव्हा वेगावस्था असते, विजिंग आणि हे ब्रॉन्कोस्पोझम जेव्हा असतो तेव्हा आपण लवणम करने का. हाँ सिर्फ. और वीजिंग मतलब क्या? वीजिंग रहता है कि ये रहता है क्रेपिटस रहता है. विजिंग ही बोला है. प्रोबेबल अस्थमा ऐसा डायग्नोस किया है वहाँ के डॉक्टर ने. और आप उसको ना फल दे सकते हो. फल सुबह 6 बजे बेसिकली. यकृत की देखो, आपसमार श्वास ये सब चीज़ों में कुष्ठ में यकृत की चिकित्सा इंपॉर्टेंट रहती है. जब तक वो सरगुण प्राप्त नहीं होगा ना तब तक पित्त एक आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा. तो ये और वैसे भी बोला है ना तमकेतु विरेचनम. ठीक है, तो आप फल चालू रखो. विद्रुम किट और ये कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है. हम लोग आशय दृष्टि और उदान काल में ही देना है मोस्टली. अभी फिलहाल उसको क्या बोलो, अवेगावस्था में तेल वाली चपाती खाने के लिए बोलो. और नाक को तेल हमेशा लगाना है अंदर से. या तेल से गार्गलिंग भी कर सकते हो हफ्ते में एक बार. बट अभी 7 साल का है तो आई डाउट कि वो करेगा. बोलूंगी मैं. वो भाग स्निग्ध रखना, ये पहली प्रायोरिटी है हम लोग. तो वेग आएगा ही नहीं ना अगर चीजें सही रहेंगी तो. रात को हमेशा आता है उसको. रात को डेली तीन बार जो आया ना तो तीनों बार रात को ही आया उसको. मतलब एक्सट्रीम था वो एकदम. हाँ. ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट हो सकता है कितने दिन तक. अभी तो वो 1 महीने में आएगा इंडिया. तो मैं यहाँ से कितने दिन तक वो मेडिसिन चालू रखूँ ऐसे फल और ये विद्रुम. क्योंकि अपने देश भी परिचित नहीं है. यहाँ पे प्रांत की बात नहीं हो रही है, देश बदल हो रहा है. चेंज हो गया. और वरांगल सेफर साइड के लिए देके रखने का. वरांगल सबलिंगल दे सकते थे वेगावस्था शहद के साथ. डायरेक्ट नहीं देने, नहीं तो फट जाएगा पूरा जीवा. और सर प्रायमरी अमेनोरियाला कसा विचार करावा? प्रायमरी अमेनोरिया. हाँ, 16 अमेनोरिया में कितने साल? 16 वर्ष झाले तरी अजूनही पिरियड्स नाही. पण सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स येतात सगळे दिसतात. मतलब प्रवर्तन नहीं है. देखो अभी हाँ. बहुत जबरदस्त बात कही साक्षी मैडम ने. क्या बोला उन्होंने? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं बट मेंसेस नहीं है. मतलब क्या प्रवर्तन. आप है ना भाव प्रकाश में जाके देखो, एक शुक्र प्रवर्तक गण भी अलग है, उसके अलग है. और मेडिसिन बहुत ऐसे मेडिसिन नहीं, वो द्रव्य है द्रव्य. तो सबसे पहले बात आप वो यूज कर सकते हैं. बाद में यहाँ पे वो पेशेंट ओबेज है कि लीन है? लीन है ना. फिर देखो उष्णता की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी शायद. हाँ, दिया है मैंने अभी पप्पा का वगैरह. और धातु क्षयात्मक संप्राप्ति लग रही है मुझे. बट वो क्या है, वेपर्स वगैरह कुछ खाती है क्या ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है.
लेकिन पुअर है पेशेंट इकोनॉमिकली, इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाँ माल नरिश्ड ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा। ओके, बट वो एज के हिसाब से बराबर ग्रो हो रही है ना, मतलब हाँ हाँ थोड़े हाइट कम है लेकिन ठीक है, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह सब ठीक है पेशेंट के। ठीक है, चलेगा। अब देखो वो वही, और आपको अगर ये आपको खुद को ज्यादा हो रहा है ना, सपोज परिपाठ अधिकार हम्म तो ये अलग रहता है जो हम लोग को डिस्पेंस करना पड़ता है। हाँ दे सकते हो रजनी और शव के ऊपर भी रख सकते हो उसको सिर्फ, दिया है अभी मैंने, देखती हूँ मैं। 100-150 रुपये पेशेंट अफोर्ड करता है एक्स्ट्रा। हाँ हाँ हम्म और एक पेशेंट है ओबेस पेशेंट में भी सेम कंप्लेंट अमेनोरिया प्राइमरी, लेकिन एज 13 वगैरह है, मतलब अभी एज 13 है, ठीक है। रुकता है थोड़ा, हाँ उसका देखना पड़ेगा, और 1-2 साल देखेंगे फिर करेंगे। ऐसे फर्स्ट पेशेंट ड्रग से पहले क्या देखना है, अरजस का योनि व्यापत जैसा दिख रहा है क्या, हाँ हाँ योनि व्यापत चिकित्सा इन्वेस्टिगेशन हाँ करनी पड़ेगी। है, अगर वो है तो फिर अरजस का योनि वो, या मतलब रज प्रवर्तन क्यों, अभी सपोज जैसा मैडम ने बोला कि शुक्र के लक्षण तो दिख रहे हैं, शुक्र वृद्धि नहीं बोलूंगा मैं, पर शुक्र के जो व्यक्ति के वो व्यक्त हो रहे हैं, बट प्रवर्तन एक्चुअल शुक्र है। तो उसमें एक शुक्र प्रवर्तक गण के बारे में भी आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उष्णता की चिकित्सा। ओबेज पेशेंट में जब आता है तब अवरोधात्मक संप्रति है क्या, चॉकलेट विक्रेता ऐसा कुछ है क्या, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। उसका मातृज इतिहास भी देखना पड़ेगा कि गर्भाशय मातृज अवयव है। आस्तिक पेशेंट आया तो क्या करना है, लास्ट टाइम भी बताया था ना मैंने एक बार, पिता की सेवा करनी है आपको, कि पेशेंट को क्या बोलना है, पिता की सेवा करने के लिए बोलना है, पितृज भाव है वो, या ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर का ये करना है आपको, ठीक है, फादर या ग्रैंड फादर। और जितना मातृज अवयव रहेंगे मृदु अवयव, उसमें क्या करना है, सेवा मतलब क्या, उनका सुनना है, उनको हर्ट नहीं करना है। ये तो फर्स्ट ड्रग क्या बताया था आपने, रयो और श्व, रयो और श्व, हाँ ठीक है, दिया है अभी मैंने, देखती हूँ। इसमें जिंक दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं ना, क्या है ना, अवस्था है ना, जिंकी शारदी दे सकते हैं इसमें? दे सकते हैं डेफिनेटली, क्यों नहीं देंगे। अवस्था आएगी वैसे, पहले उसको शांत करते हैं थोड़ा, फिर रक्त धातु की तरफ देखते हैं। श्व जब तक काम नहीं करेगा ना, तब जिंगी डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। जिंगी कमिश्नर कब होगा, जब उसकी अवस्था आएगी तब, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाएगा, समझ में आया। अभी श्व सपोज वो पेशेंट आ रही है मेरे पास, उसको हम लोग ने श्व दिया है, क्यों, श्व इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हर केस। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब वो मेन ड्रग है मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा उसने ज़्यादा जाके काम करना है, ठीक है, वो वाला मेरे दिमाग में। मंजिरी मॅडम आप विचारत होतात काय तरी तुम्ही? मैडम लेफ्ट साइड वाला बोलो। सर लाक्षया कितनी यूज करनी है और उसका प्रमाण कितना और कैसा देना है सर, वो मिलती है क्या मार्केट में लाक्षया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलती है क्या? आपको इसके पास मिल जाएगी, जो ये रहता है ना आयुर्वेदिक स्टोर वाले, सब लोगों के पास नहीं मिलेगी, बट आपको जो बड़ा शॉप रहेगा वहाँ पे मिलेगी। मेडिकल्स में मिलने के चांसेस कम है। आपको ऐसा, जैसे हम लोग मुंबई में रहते तो APMC मार्केट हो या वाशी में जाना, सॉरी इधर मस्जिद बंदर में जाना पड़ता है, ठीक है, 2 ही है, वहाँ पे ही मिलता है ये सब चीज़ें। और इसका पहले लेने के बाद पहले उसमें से आपको भौतिक शुद्धि करनी पड़ेगी, मतलब जो कचरा रहता है ना वो सब, मतलब अजय शकृत रहता है उसमें, लकड़ी की ये रहती है, लकड़ियाँ रहती है बहुत छोटी छोटी, ये रहता है ग्रास रहता है सूखा हुआ, ये सब पहले आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी तो, ओके, ऐसा नहीं होगा। पत्थर रहते हैं छोटे छोटे कंकर्स, तो फिर वो कंकर निकालने पड़ते हैं बाजू में, फिर बाद में आपको वो देना है। अब कितना देना है, सपोज आपने 10 ग्राम लिया है
यानी 2 बड़े चम्मच। अब वो 10 ग्राम ही होगा ऐसा नहीं मैं चम्मच के हिसाब से बोल रहा हूँ या ग्राम्स के हिसाब से। 10 ग्राम लिया है तो उसको आपको कितना पानी लेना है? 6 गुना 60 ml लिया। और रखना कितना है? ये बताया था मैंने उरक्षत के टाइम भी और इसमें। कितना रखना है? आधा। षडंग पानी का जैसा है ना, सेम टू सेम लाक्षारस का भी वैसे ही है। 6 गुना पानी लेना है, जितनी भी क्वांटिटी लेंगे उससे आधा रखना है। षडंग पानी अभी जितना लेना है उसके 6 गुना क्वांटिटी पानी लेना है, उसके आधा रखना है। 1/8 1/4 नहीं करना है, बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा नहीं तो। शुंठी तो मार ही डालेगी नहीं तो उसके अंदर की षडंग पानी है कि हाँ आपको तो आधा रखना है। और वो क्यों बताया पता है क्या ऐसा? क्योंकि मतलब मैं बताता हूँ उसका प्रमाण। 640 ml लेना है ग्रंथ के अनुसार और 320 ml रखना है आपको, ठीक है। और ये क्या बोलता था, ये भाईशेजा का बुक रहेगा ना आपके पास प्रैक्टिकल्स का, उसमें है वो, ठीक है, सेकेंड ईयर के। और क्या, हाँ तो उसकी क्वांटिटी 320 ml क्यों दी है? मतलब लगभग 2 ग्लास पकड़ लीजिए आज के। अब 300 ml का भी ग्लास आता है, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो 200 ml के ऊपर का रहता है एवरेज ग्लास। तो पकड़ लो 1.5 या 2 ग्लास क्यों रखा है उसका क्वांटिटी? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप दिन भर पीना है। आपको समझ में आया बात? षडंग पानी है, ज्वर है, तो आप एक ही समय पे पियेंगे क्या पूरा 320 ml? पॉसिबल नहीं है। अब तो उनका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा थोड़ा पीने का दिन भर, नॉर्मल पानी को रिप्लेस करके। समझ में आया बात? ये कंसेप्ट है उसका मेन ओरिजिनल। ये गदा निग्रह में मिलेगा आपको, गदा निग्रह। हाँ, गदा निग्रह जो संहिता है उसमें इसका रेफरेंस है। ओके, मेरे को देना क्या क्या है आपको इसका रेफरेंस ना। और लास्ट लेक्चर में क्या मैंने बोला था, मैं भेजूंगा करके कुछ तो बोला था, मैं भूल गया। ये काय पाहिजे? किती शहाणा आहे बघा, रिमोट घेऊन येतो माझ्याजवळ। चॅनल चेंज करायचं असेल तर रिमोट घेऊन येतो। ठेव तिकडे, चल। बरं, सॉरी सॉरी सॉरी। हां काय नाटक करते मागे, थांब ना, आईकडे जा ना, आईकडे। क्या भेजना था लास्ट टाइम? और अभी षडंग पानी का भेजना है ना, देखना पड़ेगा अभी मेरे को बुक्स। जिसके पास रहेगा ना सेकेंड ईयर का बुक तो वो भेज देना ग्रुप में, उसमें है लाक्षारस। प्रैक्टिकल्स में था, किया था ना, लाल कलर का दिखता है लाक्षा, प्राणिज द्रव्य है, वनस्पतिज नहीं है वो, प्राणिज द्रव्य है। और बोलो। सर जैसे ये मॉर्निंग में पेशेंट्स आते हैं, उनको ऐसा लगता है स्नीजिंग होती है बहुत ज्यादा मॉर्निंग आवर्स में सर, तो सर उसमें कैसे विचार करेंगे सर हम? ये मॉर्निंग में होती है कि दिन भर होती है? सर मैक्सिमम पेशेंट को तो सर स्पेसिफिकली मॉर्निंग में ज्यादा होती है, मॉर्निंग आवर्स में, और कोई कोई ऐसे भी रहते हैं सर जिनको दिन भर भी होती है। वो दोनों पेशेंट अलग है, इसके लिए मैंने बोला। अच्छा स्नीजिंग के ये काल इम्पोर्टेंट है, काल। जी अभी सर। सपोज ये सर्दी का है, ठीक है, प्रतिशय का, स्नीजिंग का है, वो कौन से काल में हो रहा है? सपोज कफादोष में, मॉर्निंग में, मतलब प्रभात में। ये तो पृथ्वी प्लस आप महाभूत ज़्यादा है, मतलब आप महाभूत बड़ा है, सिर्फ मॉर्निंग में होगा तो फिर अपतर्पणात्मक ट्रीटमेंट दे के बात खत्म करना है। खास करके वहाँ पे फल त्रिकादि गुगुल देना पड़ेगा, अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है उसमें। और दूसरा जो है, जो दिन भर छींक ही रहा है और छींकने के बाद वो एक स्पेसिफिकली बताता है, छींकने के बाद मुझे अच्छा लगता है, दिमाग हल्का। यस और सर। ये जो पेशेंट बोलते हैं ना सुबह वाले, उनका दिमाग मतलब ये हेवी रहता है, ये ध्यान में रखो। और जी जो सर। जो दूसरे में पेशेंट बोल रहा ना, वो अपतर्पण वाले हैं, जिसमें या त्रिभुवन कीर्ति, आरोग्यवर्धिनी, फल त्रिकादि क्वाथ, फल त्रिकादि गुगुल, ताम्रभस्म नहीं चलने वाला, वहाँ पे उष्णता की ट्रीटमेंट करनी होगी, जिनको दिन भर छींके आती है ना। और तीसरे जो जी सर। पेशेंट होते हैं कि बाबा एसी में बैठे तो आती है छींक, तो क्लियर कट है कि वहाँ पे आप महाभूत बढ़ा है, तो वही ट्रीटमेंट देनी है अपतर्पण। यस सर। दो पेशेंट अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखो।
और सर ये जो सर परिपाठादि का सर काढ़ा तो बनाते हैं सर, लेकिन इसका चूर्ण भी है सर, तो चूर्ण भी यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ, मैं यूज़ नहीं करता, मतलब इसके लिए मैं अधिकार से कभी बोलता नहीं हूँ ऐसा। बट उनका वो कहाँ पे देना है, सपोज आपको स्पेसिफिकली चूर्ण फॉर्म में देकर, मतलब आपको ये करना है। सपोज चूर्ण कल्पना ये जो है ना, ये कल्क के अंडर आती है। कल्क कल्पना की जो पंचविध कषाय कल्पना है, तो कल्क कल्पना का उपकल्पना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल्क का ही है शायद मेरे ख्याल से। तो ये जो है ना, अब कल्क देखेंगे तो पृथ्वी प्रधान आप गौण ऐसा रहता है। क्वात में क्या रहता है, आप प्रधान पृथ्वी एकदम कम और तेज का भी उतना रहता है, मतलब 60-30-10 ऐसा पकड़ लो एक प्रोपोर्शन में, ठीक है। मतलब 60% पानी, 30% ये अपना क्या बोलते हैं पृथ्वी महाभूत, सॉरी तेज महाभूत, और 10% पृथ्वी महाभूत। हाँ, क्वात में, क्योंकि क्वात में वैसे रहते ही नहीं है कुछ भी, गत रसा रहता है वो। और ये जो है स्वरस है, उसमें पकड़ लो एक 60-40% है, मतलब 60% आप महाभूत, 40% पृथ्वी महाभूत, ऐसे पकड़ लो, या सॉरी 80-20 पकड़ लो। और कल्क में 60-40 रहता है, मतलब 60% पृथ्वी रहेगा, 40% पानी, ठीक है। तो ये उसकी उपकल्पना है। अब ये सिर्फ चूर्ण मतलब क्या, सिर्फ पृथ्वी है। अब पाठादी काढ़ा आप बढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो आपकी अपेक्षा भी है उस पेशेंट में कि पृथ्वी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग परिपाठादी काढ़ा दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वात कल्पना जब दे रहे हैं, या मैं अरिष्ट फॉर्म में यूज करता हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या रहता है, अग्नि को संभाल कर आप महाभूत बढ़ना चाहिए, अरिष्ट कल्पना देते हैं। तब जब हम लोग क्वात देते हैं, तब हम लोग अग्नि का ज्यादा विचार करते नहीं है, करते हैं बट इतना नहीं रहता, मतलब क्योंकि क्वात में भी तेज महाभूत है ही। समझ में आया? ये जो तेज महाभूत है, ये ठंडा किया हुआ तेज महाभूत है। मतलब मैं समझाता हूँ आपको कैसे ठंडा किया हुआ, कौन सा, अरिष्ट कल्पना, मतलब वो गुण से बताएगा, सूक्ष्म और पेनिट्रेट करके करके जाएगा। क्वात वैसा नहीं कर सकता। क्वात ये हल्का और स्वरस से बेटर है, बट अरिष्ट से बेटर नहीं है। जो हम लोग महाराष्ट्र में यूज करते हैं, दैट इज अरिष्ट फॉर्म, फलत्रिकादि अरिष्ट। और बोलते वक्त हम लोग काढ़ा बोलते हैं, बट वो फ्रेश नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पेशेंट टाइम नहीं उतना। 6:30 की लोकल पकड़ना है तो कुछ काढ़ा वीढ़ा करने नहीं वाले, उसको रेडी टू ईट चाहिए, रेडी टू ड्रिंक, ठीक है। तो वो हम अब काढ़ा करेंगे तो वो जल्दी, मतलब आप महाभूत के लिए आप दे रहे हो स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए, तो वो डेफिनेटली काम करेगा। और अगर आपको पृथ्वी प्लस आप बढ़ाना है, मतलब आप महाभूत के साथ साथ आपको पृथ्वी बढ़ानी, तो परिपाठादि काढ़ा का चूर्ण बनाते हैं, काढ़ा नहीं, परिपाठादि का चूर्ण बनाते, जो क्वात की जो ये है उसका चूर्ण देते ऐसे। उसमें पैलेटेबिलिटी वगैरह का नहीं, बट मतलब अभी हम लोग तो अरिष्ट दे रहे हैं, तो मैं वही विचार करके देता हूँ पेशेंट को। हम लोग अरिष्ट दे रहे हैं, फलत्रिक का भी अरिष्ट देते हैं ऐसे। जी सर। इतने 7 सालों में पहली बार मेरे पास ताम्र ओरिजिनल आया है। इतने दिन में सूक्ष्म ताम्र यूज कर रहा था, भूम्य अम्ल की मैं उठाई किया हुआ। अब हम लोग कितना वरांग कितना दे रहे हैं ताम्र बस में, मस्त रिजल्ट देता ऐसा। तो आप कौन सा दे रहे हो, उसका और बेनिफिट क्या चाहिए आपको, डिजायर प्रोडक्ट क्या है आपका, सॉरी डिजायर रिजल्ट क्या चाहिए आपको, उसके अनुसार आपको कल्पों का चयन करना है। हमेशा बात ग्रेडेशन की ही आती है कि क्या करना है मुझे, उस पेशेंट में क्या चाहिए, और फिर क्यों करना है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस आपको मेडिसिन लिखते वक्त आने चाहिए। और जो भी आप अननोइंगली भी लिखेंगे ना, अभी केस पेपर आप उलट के देखो पीछे जाके कल परसों, आप पाएंगे कि जो ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट था ना, वो आपने अननोइंग भी लिखा होगा ना, सपोज कि ज़्यादा विचार नहीं किया होगा, वो तो रिजल्ट आता है। जो पहला ड्रग रहता है ना आपका केस पेपर का, वो अभी हम लोग बोलते हैं परिपाठादि काढ़ा, रजनीयोग और हरलू, नहीं तो श्व क्या है, उष्णता की चिकित्सा, बट उसमें हम लोग ऐसे लिखते नहीं है केस पेपर के ऊपर पप्पा का रहो हरलू, नहीं। कभी कभी श्व पहले आता है, पप्पा का एंड में आता है, कभी कभी पप्पा का फर्स्ट आता है, बाद में बीच में श्व आता है, फिर बाद में रजनीयोग आता है। तो मेरे दिमाग में वही रहता है कि पहले प्रायोरिटी किसका है, क्योंकि
आप माने या ना माने, बट आप जब लिखते हो पहला ड्रग तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि आपको बुद्धि भगवान ने दी है, भगवान आपको आपके थ्रू वो काम करता है, ये मेरा मानना रहता है हमेशा। तो पहले ड्रग में हमेशा पावर ज़्यादा रहती है, ये ध्यान में रखो। प्रिस्क्रिप्शन की ताकत पहला ड्रग रहता है, पहला औषध रहता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभी बहुत दफा क्या होता है, लसूशे रहता है ऊपर, ठीक है, बाद में वरागु रहता है, ठीक है, उदान काल में। बट व्यान काल में भी मुझे लसूशे मतलब रस धातु का रस रक्त संवहन बराबर करना, ये मेरे दिमाग में, वो ठीक होगा तो वरागु जाकर बराबर काम करेगा अस्थियों के ऊपर या मांसपेशियों के ऊपर, ये दिमाग में रहता है। ये देखो, ये चीज़ें ना, ये बुक रिटर्न नहीं है, ठीक है। ये अभी हर एक अभी महेश सर का एक्सपीरियंस अलग रहेगा, अमूल सर का अलग रहेगा, छवि मैडम का अलग रहेगा, अमृता मैडम का अलग रहेगा, आपका अलग हो सकता है, ऐसा रहता है। बट हम लोग, मैंने ये भी देखा है कि टाइम पे वो मेडिसिन मिलती नहीं, मतलब आपकी इच्छा रहती है। हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपको मन होता है, क्योंकि अभी सपोज कल परसों इसके बारे में सुना है ना, पटोल वरागु, तो दिमाग में वही घूमते रहते हैं, तो हम लोग को इच्छा होती है, वो तो मेडिसिन टाइम पे नहीं मिलेगा आपको, ऐसे भी होता है, क्योंकि वो इच्छा नहीं है भगवान की भी। देखो, और अपनी चिड़चिड़ हो जाती है ना, तो गिर जाता है मेडिसिन, जब हम लोग को देना रहता है ना, तब ये बातें होती है। यस सर। ये देखो, आप नोटिस करो, नहीं तो फूट जाता है वो, ऐसा। मैंने वरांगा कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस की शुरुआत में यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने एक ही पढ़ा था उसके बारे में, अप्पा जी का, कि ये बहुत ही आपको प्रिसाइजली यूज़ करना है, आप ऐसा रैंडमली यूज़ नहीं कर सकते वरांगा। बाद में मैंने वो लेक्चर सुना शैलेश सर का, फिर उन्होंने केस प्रेजेंटेशन बता रहे थे वो कि मतलब मैंने देखा, अरे ग्रीष्म ऋतु में भी वरांगक चालू है, हम लोग तो पित्तकाल में भी नहीं दे रहे पेशेंट को, क्यों? नहीं तो वो धारण करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो पूरा ही वाट लगा देता है अंदर जाके वरांगक, क्योंकि मेरे प्लास्टिक को उसने छेद किया था। मेरे सामने एग्जाम्पल भी था कि प्लास्टिक के कंटेनर को उसने मतलब भेदन करके बाहर आया था वो, तो मेरे दिमाग में, और ऊपर से मैंने ये सेंटेंस पढ़ा था, तो आई ऑलवेज रीड दैट लाइन्स एज अ स्टेटमेंट, नॉट सेंटेंस। वो स्टेटमेंट है अप्पा जी का, बट बाद में पता चला कि ये यूज़ भी करना चाहिए। तो 6 महीने के बाद मैंने एक्चुअली वरांगक रैंडमली यूज़ किया था, प्रिसाइजली नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रैंडमली 10-2 10-2 10-2। बाद में कुछ अवस्थाएं ऐसी है कि सुबह 10 बजे वरांगक, दोपहर 2 बजे रजनी, या सुबह 10 बजे रजनी हो, दोपहर 2 बजे वरांगक, ऐसे समय। वो प्रैक्टिस का विषय है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि सब लोग एग्री होंगे, बट वो मेडिसिन है ना, तब मिलता नहीं तो अवेलेबल नहीं रहता है। जब आपको देना रहता है ना, आपको देना रहता है, तब की बात है। ऐसा मेरा तो अनुभव है। मैडम के पीछे भी दिख रहे मेरे को बहुत सारे मेडिसिन, अमृता मैडम के पीछे। ठीक है, घरी आहेत की तुम्ही क्लिनिकला आहेत? क्लिनिकला है सर। उनका भी शायद अनुभव रहेगा वैसा, मुझे पता नहीं। मैं तो ना इसको कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, पाउडर में, ऐसा कुछ होगा जब आपके पास आपको देना रहेगा मेडिसिन तब। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो अंदर से आता है ना, जो आपका नॉलेज है उसके अनुसार जब आएगा और आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आप बहुत सारा लॉजिक लगा कर देंगे ना, तब भी रिजल्ट नहीं आता, ये ध्यान में रखो। ऐसा चीज़ें सिंपल रखनी है एकदम। स्थान देखना है, वेदना कब होती है या कब उसका इरप्शन ज़्यादा होता है। जैसे आपके पेशेंट में वो मॉर्निंग में होता था स्नीजिंग, कब होता है, दोष क्या है, महाभूत कौन से हैं, धातु कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, और उसका कर्म क्या है, वो कर्म बराबर से हो रहा है कि नहीं वो देखना है, या आगे पीछे की धातुएं देखनी है, उसकी ट्रीटमेंट देनी है, बात खत्म। इतना कुछ प्रॉब्लम। और 3 ही तो ऑर्गन है ना, यकृत, प्ले और मूत्रपिंड, और कौन से आपको ऑर्गन की तरफ देखना है। चौथा मेडिसिन तो ऐसे ही रहता है, मोस्टली तो यही रहती है ना हम लोग की ट्रीटमेंट। पहले इन तीनों को क्लियर करना है। सर भस्म कुठून घ्यायची? ताम्र भस्म आणि हे ते आहे ना, शतानंद सरांकडे आहे बघा आता स्टॉकमध्ये, मागवून घ्या, स्टॉक में रखो। त्यांचं काय आहे मिलेगा नहीं। नंबर? देखो मैं बताता हूँ, हर एक वैद्य का ना एज रहता है बनाने का।
अब उस उनका जो एज है ना, अभी मल्हार जोशी सर नहीं बनाते खुद, उनका लड़का जो हम लोग से उम्र में कम है, मेरे से भी कम है वो उम्र में, अभी जस्ट उसका लास्ट मंथ में शादी हुआ है, ठीक है। खून नया है तो मेडिसिन ज़्यादा बनाएगा, वो एनर्जी के साथ बनाएगा, तो स्टॉक में रखो, वो बाद में नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि पैशन रखने वाले वैद्य बहुत कम है अभी मेडिसिन बनाने वाले। हम लोग जैसे जो फुकट के वैद्य हैं, जो मेडिसिन डिपेंडेंट है, तो उनको बाद में नहीं मिलेगा मेडिसिन। समझ में आया? सर त्यांचा काही कॉन्टॅक्ट नंबर आहे? हा पाठवला ना मी ग्रुपवर, परत पाठवतो। सर मला ऍड पण नाही केलेलं या ग्रुपला. नाही, सॉरी सर, करतो। ठीक है। और कुछ है सर क्या फाइनल? सर एक केस है सर, 48 ईयर्स फीमेल, तो उसको मतलब सिंस ये जुलाई बॉर्न है, उसका डीओ भी जुलाई में है सर, तो उसको मतलब ओसीडी है एंड बाइपोलर डिजीज है, हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स ऑन बर्थ, और उसकी मदर ने ये लिया था, मतलब वो जो मतलब जैसे भाई मतलब ये हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, तो वो हीट की वजह से उसको ज्यादा है। सिंस 14 इयर्स तक वो ठीक थी, लेकिन 14 इयर्स के बाद उसको ये सब ज्यादा तकलीफें होने लगी, मतलब ज्यादा ही मतलब हर चीज में शक करना, ये करना। इतने सालों से उसकी ट्रीटमेंट चालू है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी मिले, ईसीटी सब हुआ है, में मेडिसिन ऐसे होते हैं जो सोई सोई पड़ी रहती है सारा दिन। ये लोग जब सीडेटिव ड्रग्स देते हैं ना, आप देखो मतलब वो क्या कर रहे हैं, निद्रा जनन मेडिसिन से, है ना, निद्रा जनन। निद्रा से क्या होगा, निद्रा क्या करती है, श्रम परिहार करती है, मतलब क्या करती है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत को बढ़ाती है, समझ रहे हो ना। सीडेटिव ड्रग्स क्यों देते हैं, उनका दिमाग में ये रहता है कि उसको एपिसोड्स नहीं आने चाहिए, करेक्ट, उनके दिमाग में वही है ना। बट हम लोग अगर अपने नजरिए से देखें तो निद्रा जनन मतलब क्या, श्रम परिहार। श्रम परिहार मतलब क्या, पृथ्वी प्लस आप महाभूत को बढ़ाना है। श्रम से क्या होगा, वायु प्लस तेज महाभूत बढ़ेगा, टिपिकली वायु महाभूत बढ़ेगा, गुण बढ़ेंगे, तो वो वैसे काम कर रहे हैं। बट हम लोग को यहाँ पे कैसे करना है, बाइपोलर हो नहीं तो ये ऐसे जो भी ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर उत्तम अंग है यानी ब्रेन की ट्रीटमेंट करनी है आपको, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, यकृत की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है क्या उसको? सर अभी बीच में था, जब भी उसको एपिसोड्स होते हैं तो होता है, लेकिन जैसे अभी ईसीटी लगा के आई, अभी महीना भर डॉक्टर माचिस वाला के पास रह के आई थी, उसके बाद क्लियर है। क्या है वो? तो अभी और कोई सॉल्यूशन उसको खुद को भी नहीं समझ में आता है, वो बहुत ही डेस्परेट हो जाती है, उसको 10 बार समझाते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरी रिलेटिव ही है, तो नहीं समझती है, मतलब वो बोलती है मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, और शी इज वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड ऑल्सो, मतलब खुद के सिवाय कभी नहीं सोचती है किसी के बारे में। मतलब गुजरात में है क्या पेशेंट? नहीं, हमारे इधर ही बॉम्बे में ही है सर। आई कैन ब्रिंग हर टू यू सर। अरे आप लेके आओ, खुद आओ, बट उसको यस आई विल ब्रिंग विद सर, यस मैं उसको लेके आऊंगी। मम्मी आएगा ना साथ में? नहीं, पेरेंट्स भी अभी नहीं है, तो इसका स्वभाव ऐसा सेल्फ सेंटर्ड है, तो भाई भाभी भी नहीं रख रहे हैं, टोटली शी इज अलोन मीन्स, मतलब लेकिन कांटेक्ट में सब रहते हैं उसके, ऐसा छोड़ा नहीं है, दिन में 10 बार फोन करते हैं सब लोग उसको। ऐसे वो एक्चुअली खुश भी है, अकेली खुश भी है कि मुझे सिर्फ खुद का करना है, लेकिन कभी कभी टेंशन होता है उसका, जैसा है। कितना, तो मैं 48? उसको 48 इयर्स, या शी इज 48 इयर्स सर। अभी मैं मतलब उसको लेके आऊंगी सर, ठीक है, ओके सर। देखते हैं उसका कुछ प्रॉब्लम है। और छवि मैडम और मनीषा मैडम को ट्रीटमेंट बताया था क्या लास्ट टाइम हम लोग ने? आपके साथ किसको बताया था मनीषा जी? छवि मैडम को ही बताया था ना कुछ तो? कौन सा ट्रीटमेंट? अरे कुछ वो, एक को टेनिस एल्बो था ना, और किसका था? टेनिस एल्बो सर मुझे बताया था आपने। हाँ सर मुझे काफी आराम है, मतलब 99% तक आराम है, लेकिन अभी भी कभी कभी हो जाता है, पर उसके पीछे कैसे सोचा था, क्या था वो आपने एकदम सडनली बोल दिया था, आई डोंट नो, मुझे वो समझना था। रक्त, टेनिस एल्बो कितना बचा? आपने मुझे वारंगक बताया था, रक्त पाचक बताया था, और एक त्रिफला गुगुल। हम लोग ने ये दिसंबर में बताया था कि अभी बताया था थोड़े? नहीं, काफी दिन हो गए, काफी दिन हो गए।
लेकिन उसके बाद से मतलब हमने बस उसी समय किया था, आपने कुछ थोड़े दिन के लिए कहा था, उसके बाद से उतनी जरूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नो अभी क्या है। अब मनीष जी आपको कौन सा दिया था, क्या दिया था आपको? कुछ था ना इशू निद्राल पता? किसे सर? आप छवि मैडम आपके साथ किसको, मनीषा जी को ही बताया था ना? मनीषा जी को बताया था उसी दिन जब हम लोगों ने अलग से लिया था क्लास। 7-8 ही लोग थे एंड में, है ना? 5-6 लोग थे। और तब मुझे याद है ये अच्छा मैडम, आई डोंट नो, याद नहीं है क्या? नहीं सर। ठीक है ठीक है। अभी टेनिस सर थायराइड का भी बताइए सर, हाइपोथायराइडिज्म भी बताइएगा क्या करना है। थायराइड का अरे क्या है ना, देखो हम लोग अलग आप अलग खुद सोचना चाह रहे थे। हाँ देखो अभी इनको भावना मैडम को मैंने क्या बोला कि आप यकृत की चिकित्सा करो। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वात प्लस कफदोष बढ़ता है, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, प्रायः बोल रहा हूँ प्रायः। और ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब क्या ते डकलेस की हे है, क्या बोलते त्याला, एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है? मतलब क्या? डकलेस। मतलब वो टारगेट ऑर्गन को ये करती है, वहाँ पे डायरेक्ट भेजते हैं, करेक्ट? मुझे बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम जल्दी होगा कि एंडोक्राइन्स का होगा? मतलब एक्सोक्राइन का जल्दी हो, डक्ट वालों, हाँ एक्सोक्राइन का जल्दी होना चाहिए। एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट रहता है कि नहीं? जिसमें डक्ट रहता है वो जल्दी होना चाहिए शायद। वो जल्दी होना चाहिए, क्या ओपिनियन क्या आपका? एक्चुअली ये मैं डायरेक्टली हम उसमें दे रहे हैं। मेरे दिमाग में अभी आया, पक्का नहीं बता सकता मैं, बट क्या लगता है आपको? मुझे बताओ रेलवे से आप बाय एयर पहुंचेंगे? एयर जल्दी पहुंचेंगे फिर बिना डक्ट के वाली ज्यादा इजी, डक्टलेस ज्यादा फास्ट है। मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये जब ग्लैंड का विषय जब आता है, और अगर हम लोग स्तन महात्म्य देखेंगे तो स्तन उसका कंठ प्रदेश है, मतलब रक्त धातु का बारे में सोचना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उदान काल के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ है, ठीक है, औषध सेवन काल। सेकेंड थिंग हाइपोथायरॉइडिज्म, मतलब थायराइड का फंक्शन कम है, क्यों कम है, क्यों कम है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, या कम हो रहा है तो उसको सपोज तो पटोल दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके लिए रक्त पाचन देना पड़ेगा, वो गीला ही हो गलगंड हो, नहीं तो थायराइडाइटिस की मैडम ने केस ट्रीट की थी, वो इसके ऊपर है, देखो अपना यूट्यूब के ऊपर है वो केस प्रेजेंटेशन, एक लंबा है, मैडम ने एक्सप्लेन किया। मैडम क्या है ना, चेरी ऑन द टॉप रहता है उनका, मैंने हमेशा बोलता हूँ, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एकदम पिन पॉइंट रहता है, बस कैमरा के सामने आना नहीं है मैडम, बिल्कुल। तो क्या है कि वो भी केस देखो मैडम, थायराइडाइटिस का लिटरली उसका शो तो ऐसा दिखता था, वो पूरी अभी नॉर्मल है, नील है, कुछ निगलते वक्त तो पूरा दिखता था वो ऐसा शो, तो पूरा नील हो गया, उसके जो रिपोर्ट से पूरे नील हो गए। तो बताना क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म में वात प्लस कफ यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, और वो बढ़ने की वजह से अवरोधात्मक संप्राप्ति सोचकर सुबह 6 शाम को 6 बजे फल, खास करके स्पेसिफिकली व्यानुदान काल में ये पटोल, ठीक है, आप लसू से भी दे सकते हैं शुरुआत के दिनों में व्यान काल में, बट पटोल शुड बी ऑन उदान काल, और हरलू जाएगा। तो ये सर्वांग शोथ रहता है, देखो वो पेशेंट को ऐसा पफी रहता है वो लोग, आप अगर देखेंगे ना तो ऐसा मैं पेशेंट को समझाते हो कैसे बताता हूँ कि बलून जो है ना, बलून 3 चीज़ों से हम लोग भर सकते हैं, एक पानी, एक एयर और एक पत्थर, समझ में आया ना, एक पानी, एक एयर और एक पत्थर। तो फिर गॉलस्टोन को समझाते वक्त ये पेशेंट में मतलब आपके इसमें पत्थर जमा हो गए हैं, ओके, ऐसे समझाते वक्त मतलब समझ में आता है, या स्लज बताते वक्त ये समझ में मतलब इमेजिन करवा देना उनकी अवस्था, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है पेशेंट में, तब उनको गांभीर्य आता है, फिर वो मेडिसिन बराबर लेते हैं। आपको 10 बार पूछने की या मेडिसिन स्किप करने की हिम्मत नहीं होती उसको। अगर आपके पास हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है तो वो ये रहता है, पफी रहता है, मतलब ऐसा कैसे बताऊँ, पाव जैसा रहता है ना, वैसे उसका स्किन लगता है यहाँ का, और अगर डिस्टिंग्विशली बोलेंगे ना तो पहचानने कैसे है पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म, ये जो रहता है ना
बेल्ट इसका क्या बोलते हैं रिस्ट वॉच का, वो ना ऐसे रहता है, डिस्टिंग्विशली दिखता है अलग अलग। वो शो होता है ना, आप पकड़ सकते हो उसको, यहाँ पे दबा हुआ रहता है और यहाँ से अलग से दिखता है वो डोम शेप। एक मिनट, ये डोम शेप अलग से दिखता है और आगे का अलग से दिखता है, मतलब यहाँ का। ये आप ऐसे भी पहचान सकते हो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट। और ये तो पूरा ऐसा दिखता है, और ये सब कम हो जाता है उसके बाद। पहले उसका जो निरुत्साह रहता है ना, वो सबसे पहले ये होता है। और कुछ कुछ उत्साही पेशेंट भी रहते हैं, ऐसे नहीं, जिनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये जो टिपिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के बारे में मैंने बोला, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो टिपिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के निरुत्साही, वजन बढ़ता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं है बट स्यूडो एपेटाइट है, खा रहे अपना, है ना, खाना है तो खा रहे, चटर पटर खा रहे, स्ट्रेस भी है, हेयर फॉल हो रहा है, ये सब चीज़ें जो टिपिकल है। जो हमारे पास जो पेशेंट है ना, वो ठीक से बराबर ट्रीट नहीं हुए हैं हमारे से, मतलब उसके सब रिलेटिव ट्रीट हो गए। तो उसका जो ये जो पेन का एरिया है वही उसका भी हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपर होता है, हाइपो होता है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपो ही था उनका। तो मेडिटेशन वगैरह सब, मतलब उत्साही बन दिया, एकदम एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी है। तो ये रिजल्ट आने लगा ना, रिजल्ट आने लगा, मतलब पेन में रिजल्ट नहीं आया उसका। और उनको भूख भी बहुत तगड़ा लगता है, मतलब टिपिकल पित्त प्रकोप, मतलब ऐसा आता है पेशेंट तो आपका फिर नॉलेज टेस्ट होता है। उसका पेन वगैरह कम नहीं हुआ, क्योंकि थायराइड का ट्रीटमेंट मैडम के पास चल रहा था उसका, और मेरे से वो ट्रीट नहीं हुई बिल्कुल, 1% भी नहीं। लगभग 5 साल आई हो, 6 साल आई। वो क्या बोली, मैं पेन किलर नहीं लेती डॉक्टर, मेरे को यहाँ से जाने के बाद एक अच्छा लगता है, और वो यूनिवर्सिटी में काम पे है, उसका भी प्रमोशन भी हुआ है, नया फ्लैट लिया है, तो उसके सब गड़बड़ में और ये पेन हुआ, मतलब बढ़ गया उसका, बट ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका मेरे से। एक दो पेशेंट है जो दिमाग खाते हैं, जो मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म था, बट उसके इसके साथ साथ में मैं बता रहा हूँ। और बोलो सर, वो मतलब लीन थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म था उसका, लीन थी पेशेंट। लीन पेशेंट ना, लीन पेशेंट देखो कैसा रहता है ना, नहीं, जिसको आपने कहा सर ठीक नहीं हो रहा था, उसके बारे में, वो लीन थी। गुड फिजिक है उसका, मीडियम फिजिक है, ऐसा कुछ ये नहीं है, फैट भी नहीं है, 48 है, बहुत एंथुसियास्टिक है वो पर्सनैलिटी, इनोवेटिव है, मतलब ऐसा टिपिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के जैसा नहीं, कुछ कंटा लाया है, मेकअप वेकअप नहीं करना, वो मस्त सज धज के जाती है, अच्छे से सबसे बात करती है, मेडिटेशन बहुत अच्छे से करती है, रेकी वगैरह करती है, ये सब चीज़ें करती है। थांबूया का आपण? सर एक मिनट सर, सर मुझे डिस्टल फिब्युला ये हुआ है, हेयरलाइन क्रैक। कौन? हाँ तो सर मैं ये ले रही हूँ पक्की, और ये साथ में डिंक जल और संदानी गण ले रही हूँ सर। सर और कुछ लेना है? आप अगर पांचोतिक के अलावा करना है तो गंधा तेल ले सकते हैं, बट हम लोग उष्णता की ट्रीटमेंट ज़्यादा देते हैं। अच्छा, उष्णता की ट्रीटमेंट, और ये क्या बोलते हैं, फोटो काट दो। हाँ, उष्णता की ट्रीटमेंट और पकी वो देंगे। ठीक है ना सर, ठीक है। उष्णता में गैरिक सर क्या मतलब लेना है? गैरिक लेना है? परिपाठाती रहो और श्व देना है, श्व सबसे इम्पोर्टेंट भग्न संधान में, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्व है। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग में भी बताए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए जो क्या संप्राप्ति, और जैसे उष्णता की उसमें आपने उष्णता की, सर जैसे ये मतलब देखो सुनो मेरी बात, ग्रे हेयर मतलब क्या, पक्वता ज्यादा जल्दी हो रही है, एजिंग, एज कौन करवाता है, या वार्धक्य की अवस्था में कौन सा दोष बढ़ता है, या कौन से महाभूत बढ़ते हैं? तेज महाभूत। वायु, तेज महाभूत कैसे बढ़ेगा? वायु, अच्छा डिवीजन में तेज वायु है, संतर्पणात्मक है, तो संतर्पणात्मक ट्रीटमेंट करने मतलब उष्णता की, सिंपल है। ठीक है, अभी रुकते हैं, अभी मतलब आमल की तेल वगैरह भी देना पड़ेगा उसमें,
ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ छोटे बच्चों में एलोपेशिया एरेटा अभी काफी दिखाई दे रहा है, क्या? तो छोटे छोटे बच्चों में सर हाँ एलोपेशिया एरेटा दिखाई दे रहा है ज्यादा करके अभी। मम्मी रहता है ना तो उसका रीजन, हाँ सर, मम्मी रीजन रहता है उसका। पहले वो, नॉर्मली 3 इयर्स 4 इयर्स के बच्चे आ रहे हैं। हाँ नहीं, मम्मी उसका प्राइमरी रीजन है, ओके। एंड सेकंड थिंग भी मम्मी है जो उसके लाड और प्यार करती है, और थर्ड रीजन फिर आपका ये है कारण, ठीक है। देखो कफकाल में अगर एलोपेशिया हो रहा है तो मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट करना है, भयानक है कि नहीं? रिजल्ट एलोपेशिया में रिजल्ट क्यों आता है बच्चों में, क्योंकि वो उपचयात्मक रहते हैं, अस्थियां ग्रो हो रही हैं, इसके लिए रिजल्ट आता है। अगर अस्थियां ग्रो हो चुकी है रहती बच्चों में 5 या 10 साल के अंदर, अगर हम लोग ग्रो ना होते और 11वें साल में एलोपेशिया लेके आ रहे पेशेंट, तो वो ट्रीट नहीं होता था, ये ध्यान में रखो जल्दी। हाँ, जितना जल्दी उनके बाल झड़ते तो आएंगे भी उतना जल्दी। सिर्फ देखना है, अवरोधात्मक संप्राप्ति है, डायरेक्ट जयपाल बीज वगैरह लगा कर देखने का वो बाद में, ठीक है। इरप्शन करवा के फिर हेयर फॉलिकल लवण रस ज़्यादा रहता है, और उसका मेन रीज़न पिकल, पिज्ज़ा, बर्गर और यही रहता है टॉपिंग्स उसका, और ये अपना हे चालू आहे आणि तू थांब आले मी. काय सर ऍडल्ट मध्ये काय द्यायचं मग चाईमध्ये? नहीं, ये तेज सांगतोय मैं, वही बता रहा हूँ कि आपको पहले देखना पड़ेगा हेतु क्या है। हेतु इंद्रलुप्त में क्या है पहले वो पढ़ो, ठीक है। और फिर मोक्षण करवाना है नहीं करवाना है, पटोल देना है क्या, अवरोध दूर करवाना है, नंतर पण आपण ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो अभी रुकते हैं, 11:15 बज गए। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।